सर पोहा खाना अच्छा। चलिए तो शुरू करते हैं। आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री, जिसमें कि हम 1857 का रिवोल्ट 1857 की जो क्रांति हुई थी उसको समझने वाले हैं, उसको देखने वाले हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले पिछले लेक्चर में जो हमारा टॉपिक था दैट इज सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, उसके हम पहले कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और तब ही आगे बढ़ेंगे। ठीक है। सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट राजा राम मोहन रॉय। तो राजा राम मोहन रॉय के बारे में पहला स्टेटमेंट, ही फाउंडेड द ब्रह्मो समाज टू अपोज आइडल वर्शिप एंड द सोशल एविल्स। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। ही प्लेड अ की रोल इन द अबॉलिशन ऑफ सती। यस, ठीक है, बेसिक सा क्वेश्चन है। ब्रह्मो समाज कब बनाया था इन्होंने? 1828 में। 1814 में आत्मीय सभा बना था, वही बाद में चल के आपका ब्रह्म समाज बन गया था 1828 में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द आर्य समाज। तो आर्य समाज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इट वॉज फाउंडेड बाई स्वामी दयानंद सरस्वती। इट सपोर्टेड आइडल वर्शिप एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। बताइए, तो जो आर्य समाज है ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने फाउंड किया था। ये पहला वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कब फाउंड किया था? तो 1875 में, 1875 में ये बना था। इट सपोर्टेड द आइडल वर्शिप एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। तो इसने आइडल वर्शिप को सपोर्ट किया था, बिल्कुल गलत बात है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं। चतुर्वर्ण सिस्टम में बिलीव तो किया था, सब्सक्राइब तो किया था चतुर्वर्ण सिस्टम में, लेकिन बेस्ड ऑन द वर्क, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ योर बर्थ। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, 1 ओनली। एंड स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जो ओरिजिनल नेम था वो क्या था? मूल शंकर था। एंड सत्य प्रकाश वॉज द बुक रिटन बाय हिम। गो बैक टू वेदास एंड इंडिया फॉर इंडियंस वर रिटन बाय हिम। अलीगढ़ मूवमेंट सर सैयद अहमद खान जी द्वारा स्टार्ट किया गया था। पहला वाला स्टेटमेंट सही है। कब स्टार्ट किया गया था? 1875 में, 1875 में। एंड इट्स मेन ऑब्जेक्टिव वॉज टू प्रमोट वेस्टर्न एजुकेशन अमंग मुस्लिम्स। तो इसका मुख्य उद्देश्य मुसलमानों में पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा देना था। ये भी सही है, ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 एंड 2। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ही सपोर्टेड विमेंस एजुकेशन, ही अपोज्ड विडो रिमैरिज। तो आप खुद सोचो, जितने भी हमारे क्रांति तो आज होगा। अच्छा, ओ हो यस, लेक्चर रिकॉर्डिंग पे नहीं लगा ना आज। चलो रुको, ओके, ठीक है। देन 4th क्वेश्चन है, तो रिकॉर्डिंग में लग गया है अभी लेक्चर। ठीक है, पिछले 3 क्वेश्चन ये रहे। मैं दिखा इसलिए रहा हूँ बिकॉज आगे जो कोई रिकॉर्डिंग देखेगा तो उसको दिख जाए। ओके, राइट। देन तो कोई भी जो हमारा रिफॉर्मिस्ट होगा वो इस तरीके की चीज़ें तो नहीं करेगा कि वो विडो मैरिज को अपोज करेगा। खुद सोचो, विडो मैरिज को किसी ने अपोज किया तो हमने किसी का ऐसा नाम पढ़ा कि जिसने विडो मैरिज को अपोज किया हो या फिर चाइल्ड मैरिज को प्रमोट किया हो? नहीं, तो गलत होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज दिस, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रामकृष्ण मिशन। इट वॉज फाउंडेड बाई स्वामी विवेकानंद। यस, कब फाउंड किया था जरा कमेंट बताएंगे। इट्स टीचिंग्स एम्फेसाइज सोशल सर्विस एंड स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट। इसकी शिक्षाओं में सामाजिक सेवा और आध्यात्मिक उत्थान पर बल दिया था। बिल्कुल सोशल सर्विस पे, कि सोशल सर्विस इज दी सर्विस टू दी गॉड, है ना। एंड स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट की भी बात करी थी। ठीक है, 1 में 1897 को बना था ये। बेलूर मठ में इसका हेडक्वार्टर है। एंड रामकृष्ण परमहंस जो स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे उनके नाम पे इसको रखा गया। स्वामी विवेकानंद जी की अगर बात करेंगे तो इनका जन्म कब हुआ था? 1863 में, 12 ऑफ जैन को, जिस दिन हम नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट करते हैं। और इनका मूल नाम क्या था? ओरिजिनल नेम नरेंद्रनाथ दत्ता था। किसका? स्वामी विवेकानंद जी का। ठीक है, और गदाधर चट्टोपाध्याय किसका था? इनके जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, उनका। 1893 में उन्होंने शिकागो में स्पीच दी थी जो कि काफ़ी फेमस है, आपको पता होना चाहिए। और डेथ कब हो जाती है? 39 ईयर्स की एज में, 1902 में इनकी डेथ हो जाती है स्वामी विवेकानंद जी की। ओके, ऑलराइट। और इनके नाम का जो मेमोरियल है वो कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा? बिल्कुल CRR सही है, सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड। ओके, नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स आर लेक्चर, जो आज का लेक्चर हमारा, एंड दैट इज 1857 का रिवोल्ट, 1857 की क्रांति। लेकिन 1857 की क्रांति से पहले भी और उसके बाद में भी कुछ छोटे छोटे रिवोल्ट्स हुए थे जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। लाइक कि कहाँ पे हुए थे, कब हुए थे और किसने लीड किए थे। ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। 3 चीज़ें ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ज़्यादातर की जो थीम रही थी, नॉट ऑल,
बट मोस्ट ऑफ देम जो थे उनकी जो थीम थी वो क्या थी, वो थीम बेस्ड थी लैंड रेवेन्यू पे। लैंड रेवेन्यू दबा के लिया जा रहा था, ब्रिटिशर्स के द्वारा वसूली कर रहे थे कि उनके खर्चे निकालने के लिए बहुत ज़्यादा लैंड रेवेन्यू, और अपलिफ्टमेंट के लिए कुछ काम नहीं कर रहे थे उनके। तो इसी वजह से हुआ क्या कि जो पेजेंट थे, जो किसान थे, वो भड़क गए डिफरेंट इलाकों में, और खासकर ट्राइबल अपराइजिंग आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगी। अगेन नॉट ऑल अपराइजिंग वर ट्राइबल इन नेचर, बट मोस्ट ऑफ देम आर वर दी ट्राइबल इन नेचर, बिकॉज ट्राइब्स के साथ ये मेन काइंड ऑफ इशू है। फिर जो भी आप बोलना चाहो बोल सकते हो। करंट में भी वही देखने को मिलता है कि ट्राइब्स जो हैं चाहती हैं कि भाई हम जिस तरह से रह रहे हैं हमें रहने दो, तुम मत हमें सिखाओ कि किस तरीके से रहना चाहिए, किस तरीके से नहीं रहना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें डेवलपमेंट, तुम्हारे लिए जो डेवलपमेंट हो सकता है वो हमारे लिए नहीं डेवलपमेंट है। ओके, लाइक फॉर एग्जांपल जैसे आप लोगों के लिए है कि जॉब लग जाए, पैसा आ जाए, ये वो, बहुत सारे लोग आप जाओगे, ठीक है, हरिद्वार, ऋषिकेश, सब काफ़ी सारे लोग हैं जो बहुत सारा कुछ कमा के, आप जैन में भी सुनते होगे, 100 करोड़ 200 करोड़ दान दे के और पूरी तरीके से एसेटिक जीवन में चले जाते हैं। तो आपके लिए जीवन का मतलब, आपका जीवन का उद्देश्य कुछ और है कि पैसा कमाना है, वही जीवन का चरम सुख है और मज़े आ जाएंगे, एक बार नौकरी लग जाएगी, पैसा आएगा, आईफोन लेंगे, ये वो सब 100 करोड़ और 200 करोड़ की संपत्ति दान करके उस लाइफ में जा रहे हैं। तो उनके लिए अच्छा वो है। तो भाई अच्छा इज़ वेरी सब्जेक्टिव इन नेचर। वो तो हम देखा देखी अपने ड्रीम्स बना लेते हैं कि ये अच्छा है, वो अच्छा है, ठीक है। ऑलमोस्ट बहुत सारी चीज़ें हम पे थोपी ही जाती हैं। ये भी रियलिटी। क्या बात कर रहा है सर, यहाँ पढ़ाई करने आया हूँ, यहाँ पे मैं मोटिवेशन लेने आया हूँ, तुम डिमोटिवेट कर रहे हो। नहीं नहीं बेटा, डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, बस बता रहा हूँ कि जैसे हमारे लिए जो डेवलपमेंट है कि रोड बन जाए, सड़क और ये सारी चीज़ें हैं, रोज़गार मिल जाए, उनका नहीं है ट्राइबल्स के लिए। उनका है कि भाई हमें रहने दो, हम अपना यहीं से ठीक है, तोड़ के सारी चीज़ें खा लेंगे, हम अपना जीवन बसर हमारा चल रहा है अच्छे से, तुम हम पे इंटरफेयर मत करो। ऐसे बहुत सारी, अंडमान निकोबार में भी जाओगे तो वहाँ पे भी ऐसे बहुत सारी ट्राइब हैं जहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, कि अगर आप वहाँ पे गए तो हो सकता है जिंदा भी आप वापस ना लौट पाओ, बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा काइंड ऑफ उस वो होते हैं। ठीक है, हाँ, मकसद आईफोन के लिए जॉब, समपेन, यस, समपेन ट्राइब, मे आई कम इन, मुझे तो दान करना है। अच्छा, ओके। तो खैर, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो डिफरेंट तरीके के स्टार्ट किए गए थे बाय द ब्रिटिशर्स, जिसकी वजह से लैंड रिवोल्ट्स का जन्म हुआ। ओके, बिफोर इंडिपेंडेंस देयर वर 3 मेजर लैंड रिफॉर्म्स प्रिवेलिंग इन द कंट्री, दोज वर परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवाड़ी एंड महालवाड़ी। किस तरीके से क्या होता है वो समझते हैं। तो ये वाला जो रेड वाला रीजन देख पा रहे हैं यहाँ पे, इस वाले एरिया में आपको ये परमानेंट, थोड़ा सा क्या, बहुत ज़्यादा ब्लर है यहाँ पे, दैट वाज परमानेंट सेटलमेंट। अब ये है क्या परमानेंट सेटलमेंट, वो थोड़ा सा समझिए। कॉर्नवालिस लेके आए थे इसको, जमींदारी सिस्टम के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें ऐसा था कि लैंड का काइंड ऑफ ऑक्शन किया जाएगा। ठीक है, इजारदारी सिस्टम की तरह नहीं है ये, ठीक है, ऑक्शन वगैरह नहीं। मेन तो यहाँ पे ये था कि जमींदारी राइट्स दे दिए जाएंगे, यानी कि एक जमींदार अपॉइंट कर दिया जाएगा। ठीक है, और जो जमींदार है, ऐसे समझो एक किसान है, ठीक है, जिसका जमीन है, हु इज द लैंड ओनर। ठीक है, बीच में जमींदारी इंटरमीडिएटी के तौर पे काम कर रहा है, किसके बीच में, ब्रिटिशर्स और पेजेंट्स के बीच में। यानी ब्रिटिशर्स डायरेक्टली डील नहीं करेंगे पेजेंट से, जमींदार से बोलेंगे तुम टैक्स कलेक्ट करके देना। ठीक, सेटलमेंट टाइप हो जाएगी, और ये परमानेंट नेचर की होगी। परमानेंट नेचर का मतलब ये है कि भाई वो परमानेंट है। परमानेंट का मतलब ये है फिक्स कर दिया गया, इस पार्ट ऑफ लैंड से हमें इतना रेवेन्यू चाहिए तो उतना ही चाहिए, उतना ही चाहिए। एंड देयर वाज अ सनसेट क्लॉज, देयर वाज अ, यहाँ पे लिखा नहीं है, देयर वाज अ सनसेट क्लॉज। सनसेट क्लॉज क्या था? इसमें एक क्लॉज था, ठीक है, यानी इसमें पॉइंट लिखा हुआ था, समझ लो कि भाई अगर इस पर्टिकुलर डेट की सनसेट से पहले पहले अगर तुमने पूरा पैसा आके ना दिया, ब्रिटिशर ने बोला, तो तुम्हारी जमींदारी छीन लेंगे हम और किसी और को दे देंगे। तो इस पे क्या था, जमींदारों पे प्रेशर था, और जमींदार किस पे पास ऑन कर रहे थे, पेजेंट पे पास ऑन कर रहे थे। ठीक है, क्योंकि अब हर बार तो फसल एक जैसी नहीं होगी, कभी बारिश ढंग से नहीं होगी, कभी अकाल आ जाएगा। तो इसकी वजह से क्या था कि ये जमींदार जो है पेजेंट पे प्रेशर बनाते थे कि भाई इतना तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो ये परमानेंट सेटलमेंट था, बिकॉज यहाँ पे एक इंटरमीडिएरी था, उसको बोलते हैं जमींदार, इसलिए इसको जमींदारी सिस्टम बोलते हैं। तो इससे क्या हुआ, जमींदार पे भी प्रेशर आ रहा था और पेजेंट पे भी प्रेशर आ रहा था, खासकर वो पेजेंट जो कि
उतने अमीर नहीं थे, क्योंकि पेजेंट में भी कुछ ऐसे थे इक्का दुक्का जो कि बहुत अमीर थे, जो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करते थे, तो उनके लिए तो उतना प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन मेजॉरिटी के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। तो ये कॉज ऑफ ओरिजिन बनता है काफ़ी सारे जो भी हम रिवोल्ट देखेंगे उसमें। कहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ था? इन दी बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये वाला जो रीजन है वहाँ पे। A sunset clause was introduced in the zamindari system that required zamindars to pay a fixed amount of revenue by a specific date before the sunset. If the zamindars failed to pay the revenue on time, the government would confiscate and auction out their zamindari, which was hereditary. यानी जमींदारी हेरिडिटरी है, आपके बाद आपके बेटे को पास ऑन हो जाएगी, लेकिन तभी तक रहेगी जब तक आप इस सनसेट क्लॉज का पालन करते रहेंगे तब तक। फेल्ड आपके, ठीक है, कॉर्नवालिस लेके आया था। अब हुआ क्या, ये जो अंग्रेज हैं, अब ये सब ऑफिसर्स हैं, आ रहे थे वहाँ से ब्रिटेन से पढ़ पढ़ के, तो वहाँ पर एक इकोनॉमिस्ट हुआ डेविड रिकार्डो। डेविड रिकार्डो की एक थ्योरी है, ठीक है। डेविड रिकार्डो ने बोला, किसने? डेविड रिकार्डो ने बोला कि यार देखो, होता क्या है ना कि जो किसान आदमी है, या फिर जैसे धीरे धीरे क्या होता है कि ये जो किसान आदमी है, ये जब तुम इससे मतलब फिक्स टैक्स ले रहे हो, तुम इससे फिक्स ले रहे हो, तो होता क्या है कि जब बहुत ज़्यादा ओवर प्रोडक्शन होता है बहुत ज़्यादा जब ओवर प्रोडक्शन होता है तो उससे पता है क्या होता है, उससे तुमको तो उतना ही मिलना है, क्योंकि तुमने तो सेटल कर लिया, तुमने तो फिक्स कर लिया कि तुमको उतना मिलना। अब मान लो प्रोडक्शन इतना हुआ, तुम्हारा हिस्सा तो इतना ही है, जो एक्स्ट्रा हिस्सा है उसमें तो तुम्हारा हक है ही नहीं। और इसमें करता क्या है, जो किसान होता है, जो पेजेंट होता है, वो क्या करता है, मज़े मारता है। फिर या तो लैंड को रेंट पे उठा देगा, क्योंकि ज़्यादा उसका सब पैसा आ गया, लैंड रेंट पे उठाएगा, और उसमें फर्दर किस तरीके से प्रोडक्शन इंक्रीज किया जा सकता है वो नहीं देखेगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट प्रोडक्शन 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 प्रोडक्शन, और प्रोड्यूस और प्रोड्यूस और प्रोड्यूस करो और प्रोड्यूस करो, इस तरीके से, ठीक है। तो रिकार्डो ने क्या बोला, डेविड रिकार्डो ने, कि भाई इसमें क्या है, ये लोग इन्वेस्ट नहीं करते हैं, कि भाई इसमें इन्वेस्ट करें। पता नहीं, मुझे एक स्टोरी याद आ रही है, पता नहीं आप में से कितने लोगों ने सुनी है वो, कि एक मछली वाला होता है, ठीक है, मछुआरा होता है, ठीक है। तो उसकी बोट में एक कोई बिजनेसमैन टाइप आता है, बैठता है थोड़ा, ठीक है, मतलब ऐसे ही बोटमैन होता है जैसे, नहीं तो कोई आया होगा अमीर आदमी, ठीक है, बिजनेसमैन घूमने उमने, तो उसकी सैर करवाता है नाव की। तो बिजनेसमैन पूछता है नाव वाले से, कितना कमा लेते हो दिन का? तो बोलता है इतना कमा लेते हैं, और बाकी फिर उसके बाद शाम को अपनी बीवी बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। तो बोलता है, पता नहीं उसको कुछ तो डील बताता है कि इतना ही पकड़ पाते हो, अब सोचो अगर एक नेट और ले आओ, ठीक है, तो तुम्हारी 100 मछली एक्स्ट्रा हो जाएंगी, फिर जो 100 मछलियाँ एक्स्ट्रा हो जाएंगी तो और पैसा आ जाएगा, फिर उससे वो जो उससे पैसा आएगा, फिर उससे तुम एक और नाव खरीदोगे, एक और नाव खरीदोगे, उससे और मछलियाँ पकड़ोगे, तो और तुम नाव खरीद सकते हो, फिर और लोगों को लगा देना ऐसे ही, तो और प्रोडक्शन हो जाएगा। तो फिर बोला, तो फिर वो पूछता है नाव वाला कि उससे क्या हो जाएगा? तो बोलता है उससे तुम और पैसा, मतलब और पैसा कमा पाओगे। तो बोलता है उससे क्या होगा? तो बोलता है कि तुम अपने बीवी बच्चों के साथ और टाइम स्पेंड। वो तो बोलता है कि वो तो अभी भी मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो मतलब वो उसी को क्वेश्चन करने पे मजबूर कर देता है बिजनेसमैन को। तो इकोनॉमिक्स थोड़ी सी वैसी टाइप होती है कि पैसा आया उसी में इन्वेस्ट करो और प्रोडक्शन करो, ठीक है, और लैंड बढ़ाओ और लोगों को लगाओ और पैसा बनाओ, इस तरीके से ये इकोनॉमिक बोलती है। तो ये डेविड रिकार्डो की थ्योरी थी कि यहाँ पे ऐसा करो कि जैसे जो लैंड है उसमें आप एवरेज टैक्स फिक्स कर दो कि भाई इतना, सॉरी एवरेज टैक्स बोल रहा हूँ, एवरेज रेवेन्यू फिक्स कर दो कि भाई इतना रेवेन्यू तो जो है होता है, ठीक है, एवरेज रेवेन्यू उतना आप अपने पास रखोगे, और जितना सरप्लस होगा उसमें टैक्स लेगी सरकार। समझ में आई चीज? कि आपकी सॉइल देखी जाएगी, आपकी मिट्टी कैसी है ये देखा जाएगा, मिट्टी के अलावा कि ये चेक किया जाएगा कि आपकी भरने की, यानी कि रेवेन्यू भरने की, टैक्स देने की औकात कितनी है। तो उसके बेसिस पे आपका एवरेज रेवेन्यू डिसाइड किया जाएगा, वो रखोगे आप, उसके ओवर जितना भी प्रोडक्शन होगा वो आपको देना होगा एज अ टैक्स, उस पर टैक्स लगाएगा। तो ये रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट, ये रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट, समझ में आई चीज अभी है? तो इस पे बेस्ड ये वहां पे मुनरो और रीड लेके आए रैयत वाली सिस्टम। रैयत का मतलब होता है पेजेंट, रैयत का मतलब क्या होता है? पेजेंट होता है, ठीक है। सर रैंक 1 वाली स्कीम क्या है? रैंक 1 वाली स्कीम है थाईलैंड सब। चलो ठीक है, तुम लोग कमेंट पढ़ने बैठ जाओ तो मतलब ढंग के तो एक भी होते नहीं, पर मार्क क्लिप्स ये वो कुछ भी चल रहा है, ठीक है। तो मुनरो और रीड ये दो बंदे लाते हैं कहाँ पे? रैयत वाली सिस्टम इन दी सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, मेनली इन दी तमिलनाडु वाला जो मद्रास वाला रीजन है वहाँ पे, ओके। द लैंड रेवेन्यू वॉज पेड बाई द फार्मर्स डायरेक्टली टू द स्टेट, ठीक है। तो पेशेंट को जो है डायरेक्टली देना होता था टैक्स, यानी कि ब्रिटिशर्स अब डायरेक्टली वसूल कर रहे थे, जमींदारों को हटा दिया था साउथ से। लेकिन हुआ क्या,
हुआ ये है कि इन लोगों ने जो एवरेज रेवेन्यू फिक्स किया था ना, वो इतना ज़्यादा फिक्स किया था तो सर की सरप्लस तो भूल ही जाओ। अब रिकार्डो ने तो ये बोला था कि थोड़ा बहुत फिक्स कर लो, ठीक है, ओवर प्रोडक्शन होता है क्योंकि तो वो तुमको नहीं मिलता है। लेकिन रिकार्डो को नहीं पता था ना कि पहले से ही इतना, रिकार्डो को तो ये कहना था कि जैसे तुमने इतना तुम वसूलते हो, अब मान लो कभी ओवर प्रोडक्शन हो गया है ना, मान लो इतना प्रोड्यूस हुआ तो बाकी का सब वो रखेंगे। लेकिन रिकार्डो क्या पता है पहले से ही अपना हिस्सा जो बड़ा ले रहे हैं, पेजेंट के पास थोड़ा ही बचता है, बिल्कुल बचता ही नहीं है। रिकार्डो को तो नहीं पता था, ठीक है। तो उनको लगा हाँ यार बात तो सही है, इससे ये लोग ना किसान और ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, हमको नहीं मिल पाता है, तो डायरेक्टली डील करेंगे और एवरेज वो फिक्स करेंगे। लेकिन इतना ज़्यादा फिक्स कर दिया कि ये भी फेल हो गया एक तरीके से, बड़ा तगड़ा। और इसमें अभी हम देखेंगे इट फर्दर लेड टू दी डेक्कन रिवोल्ट, जिस पे कि मैंने टेलीग्राम पे आज क्विज डाला था मॉर्निंग में, अगर आपने देखा हो 1875 में जो हुआ था। तो वो ऐसे धीरे धीरे वो पनपा था इसी रैयतवाड़ी की वजह से, क्योंकि एवरेज रेवेन्यू इतना ज़्यादा फिक्स हो गया था कि वो दे पाना बहुत मुश्किल था किसानों के लिए। और साथ ही साथ बीच में अकाल भी पड़ गए थे 1832 से लेकर 1834 में, इतना बड़ा अकाल पड़ा था कि आधी जनता मर गई थी डेक्कन की, आधी जनता, तुम समझ लो 1/3 कैटल मर गए थे, ये हालत थी। और इनको रेवेन्यू उतना ही चाहिए था। तब इनको बात में समझ में आई कि भैया ये तो ठीक ना है, इसको भी चेंज करना पड़ेगा। महालवाड़ी आता है 1822 में, ये पंजाब और यूपी वाले रीजन में। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, ये जो यहाँ पे मैप पे बना के आपको दिखाया गया है अच्छे से, इससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि कहाँ पे कौन सा सिस्टम आया था। तो महालवाड़ी की अगर बात करेंगे तो इट वॉज ब्रॉट बाई हॉल्ट मैकेंजी इन जो पंजाब और जो आपका ये नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस है, यहाँ पे इसको लाया गया था। ओके, अंडर दिस Mahalwadi system, the land revenue was collected from the farmers by the village headman on behalf of the whole village and not जमींदार। ठीक है, ये महाल है। ठीक है, महाल का मतलब क्या होता है? महाल का मतलब होता है ग्रुप ऑफ विलेजेस। ठीक है, ग्रुप ऑफ विलेजेस। ओके, महाल ये होता है। तो महालवाड़ी सिस्टम में द लैंड रेवेन्यू वॉज कलेक्टेड फ्रॉम द फार्मर्स बाय द विलेज हेडमैन ऑन बिहाफ ऑफ होल विलेज एंड नॉट द जमींदार। ठीक है, तो जमींदार के द्वारा नहीं कलेक्ट किया था, तो मतलब पूरे गांव के बिहाफ पे, ऐसा समझो। जमींदार क्या था कि भाई जमींदार देखो हमें ना इतना चाहिए, बाकी तुम्हारा है, तुम जितना वसूलना चाहो वसूलो, हमें उससे मतलब नहीं, हमें इतना चाहिए। यानी परमानेंट तरीके से सेटलमेंट हो गई है, स्थायी बंदोबस्त हो चुका है। यहाँ पे भाई तुम कोई वो नहीं हो कि तुम वो करोगे, तुम्हारा काम है सबसे टैक्स कलेक्ट करके दे देना, बस बात खत्म। ये मत समझना कि हम कोई यहाँ के ओनर हैं या हमारा हिस्सा कहाँ गया, ना ना ना, तुम ऑन ड्यूटी हो बेटा। ठीक है, यही बात का तुम्हें यहाँ पर महाल के तौर पर काइंड ऑफ नहीं, मतलब सरपंच के तौर पे नियुक्त किया गया है कि तुम टैक्स कलेक्ट करके हमको दोगे, बस बात खत्म। ठीक है, इसको लाया कौन? तो हॉल्ट मैकेंजी। कहीं कहीं पे आपको हो सकता है विलियम बेंटिक भी देखने को मिल जाए, बिकॉज बाद में इसमें विलियम बेंटिक का भी थोड़ा रोल था। तो होल्ट मैकेंजी और विलियम बेंटिक दोनों का नाम याद रखना। ठीक, अब रिवोल्ट्स देखते हैं। अभी तो हमने समझा कि कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स आए थे, क्या क्या चीज़ें हुई थी जिसकी वजह से विच गेव बर्थ टू डिफरेंट रिवोल्ट्स। अब कौन से रिवोल्ट थे वो देखते हैं। सबसे पहले आते हैं, यहाँ तक आई होप आपको क्लियर होगा, आप सभी को किसी को कुछ डाउट नहीं होगा। ठीक है, ऑलराइट, ठीक। तो अब आते हैं यहाँ पे सन्यासी रिवोल्ट पे। सन्यासी रिवोल्ट की अगर बात करेंगे तो 1763 में शुरू होता है और लगभग 40 साल तक चलता है, 1800 तक। सन्यासी नाम से ही समझ में आ रहा है, जो सन्यासी फकीर टाइप के जो लोग थे, यानी कि जैसे हमारे साधु संत लोग हो गए, फकीर लोग हो गए, इनकी क्या है, इनकी अथॉरिटी को ब्रिटिशर्स ने चैलेंज कर दिया था। चैलेंज इन दी सेंस कि जैसे पहले होते थे बड़े बड़े, जैसे फॉर एग्जांपल किंगडम्स होते थे, ऑलराइट। तो किंगडम में ये सब फकीर सन्यासी सब क्या करते थे, ठीक है। लेकिन इन सब की काइंड ऑफ, अब वो तो जॉब काइंड ऑफ चली गई, ठीक है, क्योंकि एनेक्स कर लिए थे सारे किंगडम्स, और साथ ही साथ इनकी अथॉरिटी को भी चैलेंज किया गया, जिसकी वजह से ये लोगों ने काइंड ऑफ रिवोल्ट पे उतर गए। और यहाँ पे हिंदू मुस्लिम यूनिटी भी इस तरीके में देखने मिलती है, बिकॉज यहाँ पे सन्यासी भी थे, यहाँ पे फ़कीर भी थे। ठीक है, तो बंकिम चंद्र चैटर्जी की जो नॉवेल है आनंद मठ, वो इसी सन्यासी रेबेलियन पे बेस्ड है, जो 1763 से लेकर 1800 तक होती है। चीज़ ध्यान रखना है। मेनली ये होती कहाँ पे है, तो मेनली जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बंगाल एंड अदर पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, वहाँ पे होती है। और लीडर्स यहाँ पे मजनू शाह, भवानी पाठक, देवी चौधरानी, ये सब लोग यहाँ पे क्या होते हैं, लीडर्स होते हैं। फिर धीरे धीरे इसको सप्रेस किया जाता है। मेनली तो यहाँ पे रोल है किसका, वॉरेन हेस्टिंग्स का।
ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग्स का इसमें मेन रोल क्रेडिट जाता है इसको सप्रेस करने में, ठीक है, क्लियर है। ओके चलो, तो ये चीज़ ध्यान रहेगी। सन्यासी रिवोल्ट वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट रिवोल्ट्स जो 1763 से 1800 के बीच में हुआ बिहार बंगाल रीजन में। मजनू शाह, भवानी पाठक, देवी चौधरानी इसमें लीडर्स थे। वॉरेन हेस्टिंग फेस दिस पर्सिस्ट, तो वॉरेन हेस्टिंग ने इसको सप्रेस किया। एंड बंकिम चंद्र चटर्जी की जो नॉवल है आनंद मठ, जिसमें क्या हमें वंदे मातरम मैंने की जो नेशनल सॉन्ग है वो देखने को मिलता है, वो मेंशन करता है सन्यासी रिवोल्ट ऑफ 1763 के बारे में। ओके ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ा जाए। ओके अगला है हमारा पाइका रिवोल्ट। पाइका रिवोल्ट है आपका 1817 में हुआ था। ये हुआ था आपका जो उड़ीसा वाला रीजन है वहाँ पे। लीडर कौन थे? बख्शी जगबंधु विद्याधर। अब हुआ क्या था? हुआ एक्चुअल में ये था कि जो पाइकाज हैं ये कौन थे? काइंड ऑफ हम बोल सकते हैं मिलिट्री पर्सनल्स थे जो खुर्दा किंगडम एक हुआ करता था उड़ीसा में, ठीक है। खुर्दा किंगडम एक उड़ीसा में हुआ करता था एंड वो किंगडम को क्या किया था ब्रिटिशर्स ने वहाँ से हटा दिया था, या फिर राजा को वहाँ की वो उनकी अथॉरिटी को हटा दिया था कि भाई राजा कुछ नहीं होंगे, अब यहाँ पे डायरेक्टली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ही रूल चलेगा। तो जो पाइकाज हैं, पाइकाज का मतलब है कि जो काइंड ऑफ मिलिट्री ग्रुप है जो इस पर्टिकुलर गजपति रूलर या खुर्दा किंगडम में सर्व किया करते थे। तो पाइका कौन है? पैकाज आपके मिलिट्री पर्सनल्स काइंड ऑफ हैं, ठीक है। मिलिशिया है, मिलिशिया का मतलब है कि किसान भी हैं और किसान के साथ साथ ये लोग एज अ मिलिट्री के तौर पे भी काम करते थे किंगडम के लिए। तो इनकी काइंड ऑफ जॉब जा चुकी थी, ठीक है, पहली चीज़, ठीक है। और साथ ही साथ वो लैंड रेवेन्यू तो हमने देखा है कितना ज़्यादा वसूली की जाती थी। और बख्शी जगबंधु विद्याधर थे जो कि मिलिट्री कमांडर थे खुर्दा किंगडम के, तो इनको भी हटा दिया गया था यहाँ से, तो ये भी भड़क गए थे। तो इन्होंने ही ऑर्गेनाइज किया था उड़ीसा के पाइकाज को, जो गजपति रूलर्स पहले सर्व किया करते थे के अंडर में, देन खुर्दा किंगडम में। तो उनको उन्होंने ऑर्गेनाइज किया और भगवान जगन्नाथ जी का यूज़ किया सबको यूनाइट करने के लिए कि हम भगवान जगन्नाथ को मानते हैं और किसी को नहीं। तो यहाँ पे इस तरीके से पाइका रिवोल्ट होता है 1817 में, बस ये ध्यान रखना है आपको। 1817 बख्शी जगबंधु विद्याधर और पाइकास कौन है? ये पेजेंट मिलिशिया है आपका गजपति रूलर्स का जो ओरिजिनली हुआ करता था, ठीक है। देन बाद में खुर्दा किंगडम का, और खुर्दा किंगडम के मिलिट्री कमांडर थे बख्शी जगबंधु विद्याधर, ठीक है। देन आते हैं ये कुछ हमारे रिवोल्ट हैं जो छोटे छोटे रिवोल्ट हुए डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया में, तो वो देखते हैं। जैसे कि आपका बंगाल रीजन में एक पागलपंथी मूवमेंट हुआ था, ठीक है, 1825 के टाइम पे। इसमें कौन लीडर था? तो करम शाह या फिर कहीं कहीं पे आपको करीम शाह भी देखने को मिलेगा। और इनके जो बेटे थे, हिज सन वाज टीपू शाह, ठीक है। किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट दी लैंडलॉर्ड्स और जमींदार। तो ये मेनली तो जमींदारी की वजह से हुआ था, ठीक है, अगेंस्ट दी जमींदार के खिलाफ ये हुआ था कि जो जमींदार बहुत ज़्यादा टैक्स वसूली कर रहे थे, मेनली उसके अगेंस्ट में था ये पागलपंथी मूवमेंट, ठीक है, क्लियर है, ऑल राइट। देन आते हैं कोल म्यूटिनी। कोल म्यूटिनी आपकी 1831 में हुई थी और इसको लीड किया था किसने? इसको लीड किया था बुद्धो भगत ने। तो लीडर ध्यान रखने का, कब लीडर ध्यान रखिएगा और कब हुआ था। तो ये हुआ था आपका 1831 और 32 के टाइम पे। तो 31 भी आ सकता है और 32 भी आ सकता है। मेनली यहाँ पे क्या था? वह यहाँ पे भी वही सेम था, क्या? वही लैंड रेवेन्यू जो वसूला जा रहा था जबरन तरीके से और बहुत ज़्यादा जो वसूला जा रहा था, इसी चीज़ ने यहाँ पे ट्रिगर कर दिया था। ये हुआ किस रीजन में था? जो प्रेजेंट डे जो झारखंड वाला रीजन है, मेनली आप देखोगे वही है, बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, ये सब आपको वही पर्टिकुलर रीजन देखने को मिलेगा, मेनली तो ट्राइबल्स वाला। तो जो छोटा नागपुर जो आपका प्लेट्यू है, वहाँ के जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, ठीक है, जैसे कि मुंडा हो गए, हो गए, ओरांव हो गए, तो इन्होंने, ठीक है, इन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं? कोल्स कोई और नहीं, जो छोटी छोटी ट्राइब है, मुंडा, ठीक है, ओरांव, ठीक है, भूमिजा, ये सब जो हैं ये कोल्स इनको कहलाते हैं और ये इन्होंने ही कोल म्यूटिनी को लीड किया था, ओके। मेनली तो लीडर कौन थे? बुद्धो भगत थे। देन आते हैं असम में जो रिवोल्ट हुआ था 1828 में, इसको गोमधर कंवर ने लीड किया था। और मोपला अपराइजिंग, ये मालाबार रीजन में होती है। मालाबार रीजन मतलब आपका जो केरला वाला रीजन है, ये भी जमींदार के अगेंस्ट में। अब मोपला अपराइजिंग या मालाबार अपराइजिंग आपकी दो हैं। एक तो 1921 के टाइम पे हुई थी, 1921 के टाइम पे, जब हमारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, ठीक है, असहयोग आंदोलन, तब की बात है ये, ठीक है। तो वो अलग है आपका,
ठीक है, वो 1921 वाला है, ये 1836 वाला है। और होम तो ऑब्वियस सी बात है असम में हुआ होगा, और ये तो खैर मैंने बता दिया मालाबार में। ठीक है, मेनली अगर बात करेंगे तो जो रंगपुर करके जगह पड़ती है असम में, ठीक है, रंगपुर अगर कोई असम से होगा तो आई थिंक पता होगा, रंगपुर करके जगह पड़ती है, वहाँ पे ये मेनली हुआ था 1828 के टाइम पे। तो मेनली तो ध्यान रखना लीडर कौन है, कहाँ पे हुआ था, कब हुआ था, बस। और हुए ज़्यादातर मेन कॉज जो था वो ये वही था, लैंड रेवेन्यू या फिर ज़मींदार का जो ऑपरेशन था पेशेंट्स के खिलाफ, तो वो सारी चीज़ों को लेकर था। अब आते हैं हो एंड मुंडा प्राइजिंग पढ़ते हैं, जो 1820 एंड 1837 में होती है। ओके, ऑलराइट, यहाँ तक अच्छा किसी कोई डाउट तो नहीं है? किसी को यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। चलिए, ओके ओके, क्लियर है। होम रिवोल्ट, यस। चलो, तो हो एंड मुंडा प्राइजिंग 1820 एंड 37 में हुआ था आपका ये मेनली। तो बाद में फिर बिरसा मुंडा इसको लीड करते हैं। इसको हम उलगुलान अपराइजिंग के नाम से जानते हैं, हो अपराइजिंग को नहीं, मुंडा अपराइजिंग को मेनली। ठीक है, ये तो जो हो अपराइजिंग है, हो अलग है। 1820 से आप ये मान के चलो 1830 के बीच में हुई थी। जो छोटा नागपुर वाला जो रीजन है झारखंड में, ठीक है, जो झारखंड में छोटा नागपुर वाला जो रीजन है वहाँ पे हुआ था आपका हो अपराइजिंग 1820 से लेके 30s के बीच में। देन ये मुंडा अपराइजिंग हुआ था। मुंडा रेबेलियन की अगर बात करेंगे तो ये 1899 के टाइम की बात है। कब? 1899 के टाइम की बात है, जब मुंडा अपराइजिंग हुई थी, जिसको कि उलगुलान अपराइजिंग के नाम से जानते हैं। रांची और सिंहभूम वाला जो जगह है मेनली था किसके अगेंस्ट में? ये दीकूज के खिलाफ था। दीकूज किसको बोला जाता था? जो आउटसाइडर होते थे। ठीक है, आउटसाइडर का मतलब है ब्रिटिशर्स और जो जमींदार हैं वो। द अराइवल ऑफ दीकूज एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉलोनियल लैंड रेवेन्यू सिस्टम पोज अ डायरेक्ट थ्रेट टू द खुंटकट्टी सिस्टम। खुंटकट्टी क्या है? कलेक्टिव ओनरशिप। तो ये जो ट्राइबल ग्रुप है इनका कलेक्टिव ओनरशिप रहता था लैंड में, सब कोई कलेक्टिव ओनर है। लेकिन अभी क्या है, ओनरशिप किसके हाथ में चली गई? जमींदार के हाथ में, ठीक है, या फिर ब्रिटिशर्स के हाथ में। तो इस तरीके से उनका जो लैंड रेवेन्यू का सिस्टम होता या फिर उनका जो लैंड सिस्टम होता था, जिस तरीके से वो ओन करते थे खुंटकट्टी सिस्टम, उसमें इन लोगों ने क्या किया, इसमें इन लोगों ने टांगा लाना शुरू किया, जिसकी वजह से मुंडा, बिरसा मुंडा, जिनका जन्म 15 नवंबर 1975 को होता है, वो 1899 में 1899 में मुंडा अपराइजिंग को लीड करते हैं छोटा नागपुर वाले रीजन में। और यहीं से जन्म होता है मुंडा अपराइजिंग या फिर उलगुलान अपराइजिंग का। और इनको फाइनली इनको फांसी होती है 1900 में, 1900 में। इसीलिए मुंडा जी को भगवान के तौर से कंसिडर किया जाता है बाई दी ट्राइबल ग्रुप्स। इसीलिए 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, ऑलराइट, तो ये ध्यान रहेगा आपको। 1820 से 37 के बीच में ली तो हो अपराइजिंग हुई थी। और मुंडा की अगर बात करेंगे तो 1899 का जो टाइम है वहाँ पे मेनली तो उलगुलान अपराइजिंग या मुंडा अपराइजिंग हुई थी, जहाँ पे बिरसा मुंडा ने इसको लीड किया था। कौन सा रीजन है? तो ये छोटा नागपुर वाला जो रीजन है, रांची और सिंहभूम स्पेसिफिकली अगर बात करें वो। ठीक है, ऑलराइट, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देन आते हैं अभी संथाल रेबिलियन पे। 1855 में हुआ था। ठीक है, हुआ क्या था संथाल विद्रोह में? देखो हुआ क्या था कि ये जो आपका राजमहल वाला हिल्स वाला इलाका है, ठीक है ठीक है, तो राजमहल हिल्स में एक ट्राइब हुआ करती थी पहाड़िया। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स ने क्या सोचा कि यार ये डेंस फॉरेस्ट वाला इलाका है, क्योंकि बहुत घने जंगल थे यहाँ पे, तो किसी ट्राइब को पकड़ते हैं, इनको यहाँ पे बोलते हैं कि ये साफ ऑफ करेंगे लैंड को, यहाँ पे खेती बाड़ी करेंगे और हमें रेवेन्यू देंगे। ठीक है, तो इससे हमारा भी फ़ायदा है, इनका भी फ़ायदा है, इस तरीके से। तो जो पहाड़ियाज हैं, ठीक है, जो राजमहल हिल्स झारखंड में थे, ठीक है, इनको 1778 के टाइम पे, ठीक है, ये इनको ऑफर दिया गया अभी 1777 के टाइम पे। तो इन लोगों ने मना कर दिया कि नहीं भाई, हम एग्रीकल्चर नहीं कर पाएंगे। ये क्या करते थे, ये उस टाइम पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस किया करते थे। शिफ्टिंग कल्टीवेशन आई होप आपको पता होगा, ज्योग्राफी में हमने पढ़ा है। इसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के नाम से जानते हैं। स्लैश एंड बर्न का मतलब होता है काटो और जलाओ। ठीक है, कि फॉरेस्ट आपने क्लियर किया, उसको जलाया, वहाँ पे थोड़ा एग्रीकल्चर किया, खुद मतलब खाया, देन उसके बाद फिर दूसरी लैंड पे चले गए, फिर दूसरी लैंड पे चले गए। इस तरीके से इनका रहता था स्लैश एंड बर्न शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ठीक है,
तो ये एग्री तो नहीं किया ब्रिटिशर्स के टर्म्स में, और इसी वजह से इन्होंने 1778 में इनका रिवोल्ट होता है पहाड़ियास का। लेकिन यहीं पे एक ट्राइब थी, जैसे मतलब ये जंगल वाला इलाका है, तो ये कोर जंगल है, घना जंगल, और इसका जो ये वाला इलाका है, यहाँ पे एक और ट्राइब माइग्रेट करके आई थी, एंड दैट वाज संथाल। तो संथाल के साथ भी यही डील कर किया ब्रिटिशर्स ने, और संथाल मान गए। तो संथाल को जो लैंड दिया गया था उसको दामिने को बोला गया, यानी ये वो पार्ट ऑफ लैंड है, फॉरेस्टेड हिली लैंड इन द झारखंड रीजन पर्टिकुलरली अराउंड द राजमहल हिल्स, डिमार्केटेड इन 1832। डिमार्केट का मतलब ये है कि उनको बोला गया कि आप यहाँ पे एग्रीकल्चर करोगे, ठीक है, जंगल में खेल बेबी, हाँ ओके। तो ये एसएससी के चेहरे ना सबको याद रहेंगे, नहीं तुम्हें लगता है सालों तक याद किए रखे जाएंगे, कितनी न जाने कितनी मीम्स बनी है इन पे। तो 1832 की बात है। तो ये दामिनो को वो पार्ट ऑफ लैंड है जहाँ संथाल को बोला गया था एग्रीकल्चर करो। संथाल कर भी रहे थे, कोई इनको प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम तो मेनली पहाड़ियास को हुई थी, और बाद में भी प्रॉब्लम हुई क्योंकि जब ये लोग फॉरेस्ट का क्लियर करते करते आते थे, लाइक फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट लैंड क्लियर किया फिर इधर उधर आते थे, तो इनको संथाल के साथ थोड़ा तो काइंड ऑफ इनका टसल या फिर क्लैश होता था। खैर मेनली फिर हुआ क्या कि संथाल धीरे 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 जब इनसे अगेन वही कि भाई जैसे नहीं, तुमने वो देखी अमरीश पुरी की मूवी वो वाली, चलता भी है मीम के तौर पे उसको अंबानी से कंपेयर करके, कि पहले इनको हराम की खाने की आदत लगने तो उसके बाद अंगूठे पे इनके निशान लेंगे। तो वैसा टाइप ही ब्रिटिशर्स ने किया, ठीक है। जब इनको वो फिक्स हो गया धीरे धीरे, ठीक है, एंड इनका सब जीवन सही चलने लगा, तो लैंड रेवेन्यू इन्होंने बहुत ड्रास्टिकली बढ़ा दिया ब्रिटिशर्स ने, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, जो संथाल से इन्होंने इसके खिलाफ रिवोल्ट किया, और वही इसी रिवोल्ट या रेबिलियन को बोलते हैं संथाल रेबिलियन। 1855 में हुआ था ये। लीड किसने किया था, सिद्धू मुर्मू और कन्हू मुर्मू, ये दो भाई थे, वैसे तो और भी थे लेकिन मेनली ये दो ही भाई का नाम से पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, सिद्धू मुर्मू और कन्हू मुर्मू। कहाँ पे, मेनली तो राजमहल हिल्स में। दामिने को क्या है, दामिने को वो पार्ट ऑफ लैंड है जो डिमार्केट किया गया था, किसके लिए, जो डिमार्केट किया था संथाल के लिए कि भाई आपको यहाँ पे एग्रीकल्चर वगैरह प्रैक्टिस करना है, ओके। 1844 की थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, कोल्हापुर में हुई थी गडकरी अपराइजिंग, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, बस थोड़ा ध्यान रखेंगे। अब आते हैं इंडिगो, ओ सॉरी इंडिगो रिवोल्ट पे आते हैं, ठीक है। इंडिगो क्राइसिस तो हम देख ही चुके हैं, मैंने शॉर्ट वीडियो डाला था एक इंडिगो के बारे में बताया था, लेकिन अभी आते हैं इंडिगो रिवोल्ट पे। तो इंडिगो रिवोल्ट है क्या, इंडिगो का मतलब होता है नील। ये आप देख पा रहे हो, ये बंगाल का रीजन है, ठीक है। यूरोपियन जो प्लांटर्स थे, ठीक है, प्लांटर का मतलब जो किसानी करवाया करते थे, उन्होंने यहाँ के किसानों से ज़बरदस्ती बोला कि खेती आप करोगे नील की, यानी कि जो आप फूड क्रॉप्स उगा रहे हो अपने खाने के लिए वो नहीं उगाओगे, आप नील की खेती करोगे, आप इंडिगो का कल्टीवेशन करोगे। इंडिगो क्या है, नील है। क्यों इंडिगो का कल्टीवेशन की ज़बरदस्ती करवा रहे थे, इसलिए करवा रहे थे बिकॉज उससे रेवेन्यू अच्छा खासा एक्सट्रैक्ट होता है, बहुत अच्छा खासा रेवेन्यू आता है, ठीक है। तो हुआ क्या कि धीरे धीरे अगेन ये जो किसान है इन्होंने रेजिस्ट करना शुरू किया। 1859 में 1859 में नादिया जो डिस्ट्रिक्ट पड़ती है बंगाल में, उन लोगों ने यहाँ पे रेजिस्ट करना शुरू किया, क्योंकि मेनली यही पर्टिकुलर अफेक्टेड रीजन से बंगाल वगैरह एरिया, वहाँ पर ये उगाया जा रहा था ज़बरदस्ती। और इंडिगो नील की खेती में होता क्या है, बहुत ज़्यादा पानी भी लगता है इसमें। तो एग्रीकल्चर मतलब अपने खाने के लिए भी उगा नहीं पा रहे हैं किसान, और बहुत ज़्यादा पानी भी लग रहा है। तो ये दिक्कतें थी जिसकी वजह से इन लोगों ने क्या किया, इनके खिलाफ प्रदर्शन किया, रिवोल्ट किया इन लोगों ने, ठीक है। लीडर कौन थे, दिगंबर बिश्वास और विष्णु चरण बिश्वास। It was against the exploitative practices of British planters या European planters who forced Indian farmers to cultivate indigo instead of food crops on their land. It was a successful revolt because इसको कवरेज भी मिली। नील दर्पण करके एक प्ले मतलब एक जैसे नहीं, जैसे एक वेब सीरीज टाइप तुम लोग देखते हो, मतलब एक नाटक टाइप। तो एक नाटक के दीनबंधु मित्रा जो है, इन्होंने क्या लिखा था, इसको लिखा था दीनबंधु मित्रा ने। इसी तरीके से एक ध्यान रखना, एक एकदम से नाम जा रहा, हाँ, द हिंदू पैट्रियट, ठीक है। द हिंदू पैट्रियट करके जो न्यूज़पेपर है, उसमें हरीश चंद्र जो मुखर्जी हैं उन्होंने भी इसके बारे में बताया था, ठीक है, क्लियर है। और ये जो नील दर्पण, इस प्ले को इंग्लिश में किसने कन्वर्ट किया था पूछता है, तो इसको कन्वर्ट किया था मधुसूदन दत्ता ने, ठीक है, मधुसूदन दत्ता। पूरा नाम था इनका माइकल मधुसूदन दत्ता, है ना, MM दत्ता, नॉट मुनमुन दत्ता। खैर
1857 रिवोल्ट पे आते हैं, अभी मेन रिवोल्ट पे आते हैं। ओके ऑलराइट, तो ये हमने देखे, और भी हैं जो कुछ, वो हम आखिरी में देखेंगे बाद में, जो 1857 के बाद भी होती हैं। ठीक है सर, आगे का पढ़ता जाता हूँ, पीछे का भूलता जाता हूँ, बस यही तो जीवन है, आगे बढ़ते जाओ, पीछे को भूलते जाओ। पीछे क्या रखा है? कुछ नहीं रखा है पीछे। ठीक है, क्या पास्ट में जी के करोगे तुम? पास्ट की चीज़ें अगर तुम होल्ड करके रखोगे, ठीक है, तो द पास्ट विल ऑलवेज लिव विद यू। इफ़ यू विल नॉट लीव द पास्ट, पास्ट विल ऑलवेज लिव विद यू। सो लीव द पास्ट, लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। फ्यूचर की चिंता नहीं करनी है, पास्ट का सब भूल जाओ, प्रेजेंट मोमेंट पर। ओके 1857 रिवोल्ट पे आते हैं। 1857 की जो क्रांति है, होती क्यों है? व्हाट आर द कॉजेज? तो डिफरेंट कॉजेज होते हैं, पॉलिटिकल कॉजेज, इकोनॉमिक कॉजेज। ठीक है, तो मेनली तो देखते हैं कुछ ऐसी पॉलिसीज थी ब्रिटिशर्स के द्वारा जो लेके आई गई थी, जिसकी वजह से 1857 की क्रांति होती है। पहला तो था आपका जनरल सर्विस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट। कैनिंग उस टाइम पे वॉइस रॉय हुआ। कैनिंग वॉज दी वॉइस रॉय, उस टाइम का वॉइस रॉय था। ही ब्रॉट दिस एक्ट दैट मैंडेटेड इंडियन सोल्जर्स ऑफ द बंगाल आर्मी टू बी सेंट ओवरसीज फॉर ड्यूटी। मतलब ये था कि कैनिंग उस टाइम पे वॉइस रॉय था, और इसने बोला था कि जो इंडियन सोल्जर्स हैं, भारतीय जो सोल्जर्स हैं, सैनिक हैं, उनको ओवरसीज यानी कि बाहर भी भेजा जा सकता है, विदेश सर्व करने के लिए ऑन ड्यूटी। अब ये चीज़ इंडियन सोल्जर्स के लिए अच्छी नहीं थी, इसलिए अच्छी नहीं थी। अब वो तुमको लग सकता है वाह फॉरेन जाने का मौका ऐसे ही नहीं है, वाह, उनके लिए नहीं था। ठीक, क्यों? क्योंकि तब ऐसा कंसिडर किया जाता था कि ये समुद्र क्रॉस करना मतलब अपना धर्म नष्ट कर लेना, मतलब अपना धर्म खो देना था। तो ये चीज़ वॉज नॉट वेलकम्ड बाई द इंडियन सोल्जर्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प नीति, ये कैसी नीति थी? ये डलहौजी लेके आया था 1848 में। इसके तहत ऐसे किंगडम्स को हड़प लेते थे ये लोग ब्रिटिशर्स। इन्होंने बोला कि हम हड़प लेंगे जिसका कोई नेचुरल सक्सेसर नहीं है। मतलब कि जैसे कि ये कोई किंगडम है, राजा साहब हैं, राजा साहब मर गए, इनका कोई बेटा नहीं है, ला भैया किंगडम हमारा हो गया। या फिर इनका अडॉप्टेड सन भी है तो भी, क्योंकि अब जैसे लग सकता है ना कि यार राजा तो तुरंत किसी न किसी सन को अडॉप्ट कर लेगा सो दैट कि हमारे पास ना आ जाए। ठीक है, तो वेरी चालाक ब्रो था अपना डलहौजी। उसने बोला कि अगर अडॉप्टेड सन भी है तो भी हम जो है नहीं देंगे, वो देंगे ना देंगे वो हमारे ऊपर है। ठीक है, तुम्हारा जब अगर नेचुरल हायर है तो ही तुम्हारे बेटे को वो पास ऑन होगा। तो एक तरीके से हड़प नीति लेके आए थे सो दैट कि हर चीज़ को हड़प सके, क्योंकि कोई ना कोई तो कारण निकालना ही था इनको जिससे अपने ये जितने भी छोटे छोटे किंगडम्स थे अब वहाँ पे हमला करेंगे। तो हमले में क्या है कि खर्चा होगा प्लस लोग वहाँ पे भड़केंगे। तो ये सब ना करके सीधा पीसफुल तरीके से हड़प लो, क्योंकि देखो भाई हमारी तो एक नीति चलती है कि अगर आपका बेटा नहीं है तो हमारा आ जाएगा, अडॉप्टेड सन भी तो वो हमारे अंडर में आ जाएगा। तो ये तो हमारी नीति है, तो इससे खर्चा भी नहीं जाएगा और लोग भी नहीं भड़केंगे, और भड़केंगे भी तो शांत तो कर ही देंगे, वो तो है ही हमारे पास फॉर। लेकिन क्यों यूज़ करना अगर आसानी से काम हो रहा है तो। सो वही है कि इफ एन इंडियन रूलर डाइड विदाउट अ मेल हेयर, मतलब लड़का होना चाहिए, लड़की को तो पास ऑन होता ही नहीं था, तो इस किंगडम वुड लैप्स एंड ऑटोमेटिकली बिकम पार्ट द ईस्ट इंडिया कंपनीज टेरिटरीज। ठीक है, तो इसके तहत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत ये कुछ किंगडम्स एक्वायर किए गए 1848 में। डेट याद रखिएगा, ईयर भी, मतलब ईयर याद रखिएगा। सतारा, संबलपुर, जयपुर नहीं है, जैतपुर है ये। ठीक है, 1849 में। कहाँ पड़ता है जैतपुर, किसी को पता है? देन उदयपुर आपका जो राजस्थान में 1852 में इसको किया गया। ठीक है, 1852 में उदयपुर, झांसी 1853 में और नागपुर 1854 में। ठीक है, 1854 में। यही कारण है कि क्यों जो झांसी की रानी है लक्ष्मीबाई जी, वो पार्टिसिपेट करती हैं, अभी हम देखेंगे 1857 के रिवोल्ट में। ओके, क्लियर है? ऑलराइट, तो जैतपुर कहाँ है? ये यूपी में पड़ता है, ये महोबा के पास में। ओके, क्लियर हो गया यहाँ तक? ऑलराइट सर, वो नीचे कुछ नहीं भाई, रुक जाओ। ठीक है, डलहौजी स्टेटेड दैट अवध इज लाइक चेरी दैट विल ड्रॉप इनटू आवर माउथ वन डे। हैं मतलब देखिए सर, पिछले वाले लेक्चर में, उससे पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था एक सब्सिडी अलायंस करके तो कोई नीति आई थी, याद है आपको? याद करो, आज से बहुत सालों पहले की बात है जब सब्सिडी अलायंस पढ़ाया था। मैंने आपको बताया था कि 1798 में एक पॉलिसी आई थी। कौन लेके आया था जरा बताइए, जिसका नाम W से शुरू होता है। उसने बोला था कि अगर जिसने इसको साइन कर लिया तो उसको अपनी फोर्स को हटाना होगा, ब्रिटिश फोर्सेस को रखना होगा, और साथ ही साथ एक ब्रिटिश रेजिडेंट को भी अपने कोर्ट में रखना होगा। ये लेके आया था कौन? दिस वॉज ब्रॉट बाई वेलेस्ली। कौन ये लेके आया था? वेलेस्ली लेके आया था इस कॉन्सेप्ट को। ठीक है, और उसके बदले में हम आपकी सुरक्षा करेंगे और वो फोर्स को भी आप ही पे करोगे। तो 1801 में अवध इसको अडॉप्ट कर लेता है, करना पड़ता है, मजबूरी होती है, क्योंकि वी नो कि 1764 में अवध तो एक तरीके से इनडायरेक्टली कंट्रोल में चला ही गया ब्रिटिशर्स के हाथ में।
फिर उसके बाद डलहौजी ने एक रिमार्क दिया था 1854 के टाइम पे, 1854 के टाइम पे, कि अवध जो है चेरी है जो कि हमारे मुंह में बस गिरने ही वाली है, गिरने ही वाली है। और डलहौजी ने थोड़ा सा हल्का सा धक्का मारा, वो गिर गई। कैसे? डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के साथ साथ एक मिस गवर्नेंस का भी कॉन्सेप्ट लेके आया था कि अगर हमें लगा कि आप गवर्न नहीं कर पा रहे हैं अपने किंगडम को ढंग से और लोग आपसे खफा हैं, नाराज हैं, तो हम लोगों को तो खफा कैसे होने दे सकते हैं, वो किंगडम हम ले लेंगे और लोगों को बताएंगे कैसे गवर्न किया जाता है, कैसे गवर्न करवाया जाता है। राइट, तो वही किया गया। अवध के जो नवाब थे, ऐसे डलहौजी कहना था कि ये नाच गाने में ज़्यादा बिजी रहते हैं, नो डाउट थे थोड़ा बहुत, लेकिन ठीक है, तो इस वजह से लोगों को गवर्न नहीं कर पा रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ था नहीं। ही वॉज वेरी लव्ड बाई द पीपल ऑफ अवध। वाजिद अली शाह, जो वाजिद अली शाह को क्या करवाया, ये है वाजिद अली शाह। थोड़ा कपड़े पहनने का तरीका अजीब है, लेकिन चलो ठीक है, जो भी है। तो वाजिद तो वाजिद अली जो शाह है, ठीक है, वाजिद अली शाह, ये इनको वाजिद अली शाह को कलकत्ता भेज दिया गया कि कलकत्ता चलो तुम, अब तुम ढंग से गवर्न नहीं कर पा रहे। और ब्रिटिशर्स ने किंगडम हड़प लिया, हथिया लिया अवध को, अवध किंगडम को हथिया लिया इन्होंने, जबकि ऐसा था नहीं, क्योंकि जब इनको पकड़ के ले जाया गया था तो लोग अवध से कानपुर तक छोड़ने आए थे, ठीक है, गाना गाते हुए कि ऐसा कुछ तो था कि नवाब आए और लैलीन हो, ऐसा करके कुछ तो उन्होंने गाना लगा के कानपुर तक छोड़ने आए थे। फिर मैं मिला, मैंने कहा भाई जाओ यार अपने घर, क्या करोगे फालतू में कलकत्ता तक जाके, जाओ जाओ घर जाओ अपने, मस्त नहा धो के सो जाके। तो फिर वहाँ से मैंने वापस किया उनको, लेकिन कानपुर तक आए थे वो लोग, ठीक है, गाना गाते हुए इनको विदाई देने। तो इससे हमें पता चलता है कि नहीं, हेट तो बिल्कुल नहीं करते थे ब्रिटिशर्स, कुछ नहीं, किंगडम हड़पना चाहते थे। और अवध का जो उसने रिमार्क दिया था डलहौजी ने कि चेरी है वो गिरने वाली, वो गिर गई। ठीक, कल मैंने एक सवाल डाला था टेलीग्राम पे, अगर आपको याद हो सर, कुछ डाला था ना, क्या डाला था मैंने? अब मैंने सवाल डाला था गाइस कि नर्सरी ऑफ ब्रिटिश आर्मी क्या थी? नर्सरी, जैसे हम लोग नर्सरी से अपने पेड़ लाते हैं, उसी तरीके से ब्रिटिशर्स सिपाही लाते थे अवध से, ठीक है। तो सिपाही आगे चिढ़ गए, क्योंकि सिपाही यहीं से ज़्यादा लाते थे लोग, कहाँ से? अवध से। तो अवध को इसीलिए नर्सरी ऑफ ब्रिटिश आर्मी बोलते, ठीक है। और फिर जो सिपाहियों के साथ हो रहा था, वो सिपाही अपने घर में आके लोग को बता रहे थे, तो अवध के लोग भड़क गए। अब हुआ क्या कि ये सारी चीज़ें बिल्डअप हो रही थी, फिर कुछ तो हुआ। क्या हुआ? जिसने कि इसको भड़का दिया पूरा एकदम, जैसे नहीं बोलते हैं, चिंगारी लगा दी, यानी कि इमीडिएट कॉज। ओके, इमीडिएट कॉज जो है, ठीक है, इमीडिएट कॉज जो था वो था ये एनफील्ड राइफल। इसमें ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस का यूज किया गया। आप देख पा रहे हैं ये ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस, कार्ट्रिज को हटाना पड़ता था, मुंह से हटाना पड़ता था, फिर इसमें जो बारूद पाउडर भरा हुआ है, बुलेट वगैरह, ये सब डालनी होती थी बंदूक के अंदर में, और फिर चलाना होता था बंदूक के अंदर डाल के, और लोहे से ऐसे खट 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 ऊपर नीचे से करना होता था, ठीक, ताकि मिक्स हो जाए, अच्छे से सेटल हो जाए। और उसके बाद ठाएं ठाएं चलाना होता था, ठीक है। ठाएं ठाएं से पता नहीं मुझे कुछ याद आ गया, क्या तुम्हें भी वही याद आया? ठीक है, तो जो ये एनफील्ड राइफल थी, ठीक है, एनफील्ड राइफल थी, इसमें ग्रीस कार्ट्रिजेस का यूज़ किया गया। मतलब ये बोला गया, ये जो कार्ट्रिज है इसमें ये जो लगा हुआ है इसको मुंह से हटाना पड़ता है तभी तो खोलोगे। तो इसमें बोला गया, हुआ क्या, एक र्यूमर फैल गया। र्यूमर ऐसे फैल गया कि एक कोई तो ब्रिटिशर था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, और नाम को आपको जानने की ज़रूरत भी नहीं है, तो उसने लिखा है अपने उसमें सोर्सेज में कि एक ब्राह्मण था, ठीक है, उस तो पानी वानी पी रहा था, हाथ धो रहा था लोटे से, तो एक आया श्रवण जाति का आदमी, उसने बोला कि थोड़ा दे दो, पानी पीना था लोटे दे दो कुछ तो उसने बोला लोटा तो नहीं दे पाएंगे, हमारा लोटा दूषित हो जाएगा। तो उसने श्रवण जाति व्यक्ति ने बोला कि बेटा दूषित हो जाएगा, बेटा तुम्हारा तो धर्म दूषित होगा। ये जो ब्रिटिशर्स ने अभी इंट्रोड्यूस किया है कार्ट्रिजेस, उसमें गाय का मांस लगा हुआ है, धर्म तो तुम्हारा वैसे ही नष्ट हो गया बेटा, गाय का मांस लगा है, और सुअर का भी मांस लगा, ये भी फैल गया। सुअर का मांस को बोलते हैं पॉर्क, और गाय के मांस को बोलते हैं बीफ। ये हिंदू धर्म में और ये मुसलमान धर्म में बहुत प्रोहिबिटेड है ना। ये हिंदू धर्म में काऊ का जो मीट है, और पॉर्क जो सुअर का गोश्त होता है, ये इस्लाम धर्म में बहुत प्रोहिबिटेड है। ये क्या है, भड़क गए लोग। अब भड़क गए तो इन लोगों ने क्या किया, सिपाहियों ने, मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ अभी, रुकिएगा, ठीक है, आपको अच्छे समझ में आएगा। तो सिपाही क्या बोले, सिपाही बोले
क्या बोले? सिपाही बोले कि देखो भैया, कि हम फायरिंग तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है, हम फायरिंग तो नहीं कर पावेंगे। क्यों नहीं कर पावेंगे? क्योंकि हमारा धर्म नष्ट हो जावेंगे। अभी दिखाते हैं तुम्हें वीडियो, ठीक है, बस कॉपीराइट का इशू ना आ जाए, लेकिन तुम्हारे लिए इतना तो सही सकते हैं यार, कोई नहीं। बताना वीडियो वॉइस आ रही है कि नहीं, ठीक है, मूवी का सीन है, ठीक है, इससे आपको क्लियरली और समझ में आएगा कि किस तरीके से उन लोगों ने फायरिंग करने से मना किया, ठीक है। और फिर जो मंगल पांडे जी हैं, ठीक है, उन्होंने अपने ऑफिसर पे फायरिंग कर दी थी, जिसकी वजह से पूरा 10-15 सेंट का रिवोल्ट होता है। इसमें जो मंगल पांडे होंगे वो आमिर खान होंगे। ऑलराइट, चलो मैं प्ले करता हूँ। ओके, वॉइस ना आए तो बता देना, आए तो ठीक है, मत कुछ बोलना। है पुरानी बंदूक से 5 गुना ज्यादा, और ये है कारतूस, इसमें बारूद भी है और गोली भी। पहले कारतूस को दांत से काटो, फिर बारूद अंदर डालो, फिर ये गोली ठूसो, और इसके बाद जोर से ठोको और फायर करो। चलो तुम ट्राई करो, तुम और तुम। Come on, Johnny Johnny! Come on, आगे आओ, ये कांचे के नहीं। सुबरा, यस सर। क्या बात है? कारतूस में चर्बी है सर, हम इसे मुंह में नहीं डाल सकते। फिर क्या डालोगे? चलो शुरू करो। What's the matter, Captain? It's the cartridges, sir. The sepoys say they saw dogs licking grease off them in the bazaar. So what? Dogs licking the new cartridges. The men believe they've been greased with the fat of pigs and cows, sir. Are they? The company supplier, sir, I checked with him and he assured me there was no truth to it. Well, there you are, Captain. White man's words, not superstition out of them. Even so, sir, don't you think we should be You careful? heard me, Captain. क्वार्टर मास्टर ने कहा कि कारतूस की खबर गलत है। जनरल के लिए एक गोरे आदमी का बयान काफी था। उसने गॉर्डन को हुक्म दिया कि वो सिपाहियों को यकीन दिलाए कि कारतूस पर गाय और सूअर की चर्बी नहीं है। कंपनी हर धर्म की इज्जत करती है और आपको कभी धोखा नहीं देगी। कंपनी के एक अफसर की हैसियत से मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इस कारतूस पर गाय और सूअर की चर्बी नहीं है। ठीक है, समझ में आया। आई नो कि मन कर रहा होगा कि सर चलने दो, मज़ा आ रहा है, क्या रखा है इस पढ़ाई लिखाई में, लेकिन नहीं बेटा, ठीक है, भावनाओं पे कभी कभी अपन को काबू करना होता है, ठीक है। तो आपने देखा सारी चीज़ें कि किस तरीके से होती थी। तो जो आमिर खान थे मंगल पांडे, इसमें दिखाया जाता है, इसके बाद ये फायरिंग मतलब ऑफिसर पे नहीं करते हैं, काइंड ऑफ कर देते हैं जो वो बोलता है, क्योंकि उनको बिलीफ होता है ब्रिटिश ऑफिसर पे, बट एक्चुअल में जो होता है वो ये है कि मंगल पांडे फायर कर देते हैं अपने जो ऑफिसर होते हैं उस पर, ठीक है। वो मंगल पांडे 34th बंगाल नेटिव, वैसे मंगल पांडे यूपी से थे, बलिया से थे, लेकिन बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में जो बैरकपुर बंगाल में सर्व कर रहे थे एज अ सिपाही, 34th जो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी उसमें। तो 29 मार्च को अटैक कर देते हैं, ठीक है, ब्रिटिश ऑफिसर। तो ये जो आपका र्यूमर है, काइंड ऑफ ये र्यूमर ही होगा मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि ब्रिटिश भाई अब खुद सोचो, एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही है वहाँ पे, वो क्यों अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेगी? अगर चलो हिंदू मुस्लिम डिवाइड करना है तो बोल देगी सूअर की चर्बी है, या फिर सिर्फ गाय की चर्बी है, गाय के मांस की, वो दोनों धर्मों को क्यों अपने अगेंस्ट खड़ा करेगी? तो वो कहीं ना कहीं एक र्यूमर था जो काफ़ी ज़्यादा फैल गया और सब सिपाहियों ने उसको सच मान लिया, जिसकी वजह से ये फेस करना पड़ा ब्रिटिशर्स को। यहाँ पर सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। और ये विद्रोह शुरू किस तरीके से हुआ? जब मंगल पांडे जी
जो 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से बिलोंग करते थे, तो उन्होंने अपने ब्रिटिश ऑफिसर्स पर अटैक कर दिया। और जब उन्होंने अटैक कर दिया तो 8 अप्रैल को उनको फांसी की सज़ा हो गई। जब उनको फांसी की सज़ा हो गई तो जो बाकी सोल्जर्स थे मेरठ में, वो हुआ बैरकपुर बंगाल में था, ये मेरठ की बात है। तो मेरठ में 9 मई 1857 को 85 सिपाहीज वर डिसमिस्ड। एंड क्यों? क्योंकि इन्होंने भी फायर करने से मना कर दिया कि हम इन कार्ट्रिजेस का यूज़ नहीं करेंगे। इनको डिसमिस कर दिया गया, 10 साल की जेल हो गई। हुआ क्या, जो बाकी के इनके सिपाही थे उन्होंने इनको छुड़ाया जेल से, ठीक है, रिलीज़ किया, रिहा किया। और ये सब लोगों ने 10 मई को ठान लिया कि अब हम क्रांति करेंगे और दिल्ली की तरफ मार्च करेंगे और मिलने चलेंगे किससे? मुगल शासक से, क्योंकि वही है, उसी को ही हम अब अपना उत्तराधिकारी इन दी सेंस नॉट उत्तराधिकारी, उसी को ही हम अपना रूलर मानेंगे और उसी को हम डिक्लेयर करेंगे कि यही हमारे रूलर हैं। तो 10 मई 1857 को ये सब लोग मार्च करते हैं टुवर्ड्स दिल्ली की तरफ कूप होता है। पहले तो ये मिलते हैं जाके बहादुर शाह से, जो कि उस टाइम का मुगल शासक होता है, बहुत बूढ़ा हो चुका होता है, ठीक है। पहले तो मना करता है कि नहीं ये सब नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्या है फालतू में यार, बुढ़ापा बेकार करने में लगे। और तो सिपाही भड़क गया कि बुढ़ापा बेकार नहीं, बुढ़ा इधर आके सीधा निकल आओ सीधे, ठीक है, बहुत हो गया तुम्हारा। तो फिर बहादुर शाह दी सेकेंड या फिर बहादुर शाह जफ़र जिसको हम बोलते हैं, उसको एक तरीके से काइंड ऑफ पपेट हम बोल सकते हैं, नॉमिनल लीडर था। जैसे नहीं हम पॉलिटी में पढ़ते हैं कि प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल हेड एंड प्राइम मिनिस्टर इज द रियल हेड, तो उसी तरीके से नॉमिनल हेड बना बहादुर शाह इस पूरे रिवोल्ट का। बट एज सच कोई सेंट्रल लीडरशिप नहीं थी इस पूरे रिवोल्ट में, ठीक है। दिल्ली में तो मेनली तो बहादुर शाह जफ़र या फिर बहादुर शाह दी सेकेंड ये थे, लेकिन मेनली इनके जो मिलिट्री कमांडर थे जिनका नाम था जनरल भक्त खान, ठीक है। जनरल भक्त खान ने मेनली तो वो लीड कर रहे थे इसको दिल्ली से। मेरठ से तो सिपाही थे, दिल्ली से ओके ठीक है, बहादुर शाह जफ़र। कानपुर से पेशवा नाना साहिब लीड कर रहे थे। ये कौन थे? नाना साहिब, तो याद करो 3rd एंग्लो मराठा वॉर जब ख़त्म हुई थी तो जो बाजीराव सेकंड थे उनको बिठूर कानपुर भेज दिया गया था गंगा किनारे। उन्हीं के ही बेटे हैं ये पेशवा नाना साहिब, अडॉप्टेड सन। तो इन्होंने भी मौके का वो देखा कि यार हाँ ये सही मौका है, तो कानपुर से इन्होंने लीड किया, या फिर सिपाहियों ने रादर इनको बोला कि आप यहाँ से प्लीज़ लीड करिए हमारे लिए। इसी तरीके से झांसी से रानी लक्ष्मीबाई को लीडर चुना गया। लखनऊ से बेगम हजरत महल, ये कौन है? तो जो नवाब वाजिद अली शाह हैं, जो अभी हमने देखा था, क्या देखा था हमने अभी नवाब के बारे में, तो अभी ये जो हमने नवाब के बारे में देखा था कि नवाब जो थे वो कौन थे? वाजिद अली शाह। तो उनकी ये बेगम साहिबा हैं, तो उनके बेटे थे बिरजिस कादिर। बिरजिस कादिर कौन है? बिरजिस कादिर उनके बेटे थे, ठीक है। तो उनको नवाब बनाने की फिराक में थी, ठीक है, बेगम हजरत महल, लेकिन ब्रिटिशर्स बना नहीं रहे थे, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ओके। तो बिरजिस कादिर कौन है ये समझ में आपको, ठीक है। तो ये सब लोग यहाँ से लीड कर रहे थे, ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ऑलराइट। तो ये धीरे धीरे आगे बढ़ता है। यहाँ से आप देख सकते हैं दिल्ली से कौन लीड कर रहा है, लखनऊ से, कानपुर से नाना साहिब लीड करते हैं। उसके बाद ये फिर नेपाल एस्केप कर जाते हैं। उसके बाद तांतिया टोपे लीड करते हैं कानपुर से, ठीक है, फिर इनको फांसी हो जाती है। बिहार से कुंवर सिंह, बरेली से बहादुर खान रोहिल्ला, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई जी, जिनका ओरिजिनल नेम क्या है? मणिकर्णिका तांबे या फिर इन शॉर्ट मनु। फैज़ाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, जिनको डंका शाह के नाम से जानते हैं। और उत्तर प्रदेश से जो अवध वाला रीजन है मेनली, तो यहाँ पर शाह मल लीड कर रहे थे। तो यहाँ तक आपको क्लियर है? किसी कोई डाउट तो नहीं है? आई थिंक किसी कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए यहाँ तक। तो शाह मल के बारे में एक चीज़ ध्यान रखना कि शाह मल जो ये परगना पड़ता है, परगना बरौत, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था गाँवों को, शाह मल ने, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। एक नाम याद यहाँ पे रखना, गोनू। गोनू कौन थे? गोनू एक ट्राइबल कल्टीवेटर थे सिंघभूम के, ठीक है। इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था यहाँ के लोगों को, ठीक है। ट्राइबल कल्टीवेटर कहाँ के थे? सिंघभूम के। सिंघभूम मतलब छोटा नागपुर वाला जो रीजन है। तो इन्होंने जो है गोनू ने, जो मेनली वो नहीं कोल हुआ करते थे, कोल मतलब वही जो ट्राइब मुंडा वगैरह ये सब, इनको ऑर्गेनाइज करने का काम किया था गोनू ने, ऑलराइट। तो इस तरीके से धीरे धीरे क्या होता है, रिवोल्ट फैलता। और मेनली तो अवध वाला जो रीजन था जहाँ पर मेनली ये शाह मल वगैरह लीड कर रहे थे, तो यहाँ पे और भी काफ़ी सारी चीज़ें हुई थी, जिसकी वजह से ना सिर्फ हमने देखा तो वाजिद अली शाह वाली चीज़ तो थी ही कि उनको हटा दिया था तो लोग भड़के हुए थे, प्लस एक और भी चीज़ थी जो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैं उसको लिखना चाहूँगा, अवध में जो हुई थी। यहाँ पे रुकिएगा, मैं थोड़ा सा एक स्लाइड क्रिएट कर लेता हूँ। समरी सेटलमेंट, इसके बारे में जनरली लोग पढ़ते नहीं और नहीं पढ़ाया जाता है इसके बारे में, लेकिन आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, पूछ सकता है। समरी सेटलमेंट क्या था? व्हाट वाज समरी सेटलमेंट?
ये सेरेमनी सेटलमेंट होता है 1856 की बात है, अवध वाले रीजन में लाया जाता है। होता क्या है कि 1857 में आपको पता है मिस गवर्नेंस के चलते इस पूरे किंगडम को ब्रिटिशर्स हड़प लेते हैं, राइट। तो इसके बाद ये क्या करते हैं, यहाँ पे एक सेटलमेंट लाते हैं, जैसे अभी हमने नहीं देखा था लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट डिफरेंट तरीके की, उसी तरीके में से ये था जहाँ पे ताल्लुकदार जो हुआ करते थे, ताल्लुकदार कौन होते थे, जैसे कि महाराजा हैं, ठीक है, अवध के राजा हैं, तो वो ताल्लुकदार के थ्रू रेवेन्यू कलेक्ट किया करते थे। ताल्लुकदार क्या क्या करते थे, पेजेंट से कर वसूला करते थे और दिया करते थे। अंग्रेजों के अनुसार ये ताल्लुकदार कुछ नहीं, बस इंटरमीडियरी हैं, बीच में अपना मुनाफा बना रहे हैं और इससे किसानों का कोई फायदा नहीं हो रहा। तो ताल्लुकदारों को इंटरलोपर बोल के उन्होंने हटा दिया और पेजेंट्स यानी किसानों से डायरेक्टली डील करने लगे, थोड़ा बहुत रैयतवाड़ी की तरीके से डायरेक्टली डील करने लगे। अब हुआ क्या, आपको लगेगा हाँ सही तो है, लेकिन सही नहीं था ये। क्यों सही? इसलिए नहीं था बिकॉज इन्होंने ठीक है डायरेक्टली डील करना शुरू किया, वही 30% पहले तो टैक्स लेना शुरू किया और उसके बाद बढ़ा के 70% कर दिया। तो इससे पेशेंट को कहीं से भी कहीं फ़ायदा कुछ नहीं था यहाँ पे। और फिर ताल्लुकदार क्या होते थे कि जब अकाल वगैरह आ जाता था तो पैसा वगैरह उन्होंने दे दिया, उनकी हेल्प वगैरह भी कर देते थे, या फिर कभी कभी रेवेन्यू भी थोड़ा बहुत माफ़ कर दिया गया। वो सब काम ताल्लुकदार इनके लिए कर दिया करते थे, पैसा वगैरह दे देना, लोन वगैरह। ये ब्रिटिशर्स उसमें कुछ नहीं करते थे, कोई माफ़ी नहीं है लैंड रेवेन्यू में और ना ही कोई क्रेडिट एक्सटेंड होता था उनके साइड से। तो इसकी वजह से ताल्लुकदार भी यहाँ पे इनके अगेंस्ट हो गए और पेजेंट भी फाइनली यहाँ पर इनके अगेंस्ट में हो गए अवध वाले रीजन में। ध्यान रखना समरी सेटलमेंट के बारे में, ठीक है। यानी ताल्लुकदार को बाईपास करके इन्होंने समरी सेटलमेंट को इसको इंट्रोड्यूस किया था, ओके, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो ये कौन कौन कहाँ से लीडर हैं। अब ये क्यों लीडर है हमने देखा, ठीक है। बिहार से कौन है, एक जमींदार है, लैंडलॉर्ड है। ये अब जमींदारों का भी अभी मैंने बताया आपको, जमींदार जो सिस्टम आया था उससे जमींदार भी खुश नहीं थे, क्योंकि जमींदार को तो उतना पैसा जमा करना ब्रिटिशर्स, अब वो पेजेंट से किसान से कैसे वसूले जब किसान के पास है ही नहीं उतना, तो उनका जमींदारी चली जाती थी। तो जमींदार भी कोई खुश नहीं थे और फिर उनकी जो जमींदारी उसको ऑक्शन कर दिया जाता था। ऑक्शन इन द सेंस कि भाई चलो बेटा तुम पैसा तो जमा कर नहीं पा रहे हो, अब हम किसको ऑक्शन कर देंगे। तो जो जमींदार का जिनको ऑक्शन कर दिया गया था वो भी चिढ़े बैठे हुए थे। तो बिहार से कुंवर सिंह जो थे वो एक जमींदारी थे, एक लैंडलॉर्ड थे। बरेली से बहादुर खान थे, खान बहादुर, और रानी लक्ष्मीबाई जो उनके अडॉप्टेड जो सन थे, बेटे थे, बिकॉज इनकी शादी हो जाती है जो झांसी के राजा होते हैं उनके साथ, और फिर इनके जो अडॉप्टेड सन होते हैं, ठीक है, क्या नाम होता है उनका, क्यों उनका नाम क्या होता है जो अडॉप्टेड सन थे, तो उनका नाम ध्यान रखना है दामोदर होता है ना। आपने अगर सीरियल वगैरह भी देखे होंगे तो वहाँ पे भी थे ना, तो दामोदर राव जो कि इनके अडॉप्टेड बेटे होते हैं, क्योंकि इनके जो बेटे होते हैं आई थिंक उनकी डेथ हो जाती है, तो फिर ये लोग अडॉप्ट करते हैं। महाराजा गंगाधर राव इनके हस्बैंड का नाम था, तो 1853 में सन को अडॉप्ट करते हैं, लेकिन ये लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं उसकी अथॉरिटी को, कौन, ब्रिटिशर्स। तो इसके से रानी लक्ष्मीबाई जी को भी आना पड़ता है। और फैज़ाबाद से मौलवी अहमदुल्ला। अब ये जो मौलवी अहमदुल्ला थे जिनको डंका शाह के नाम से जानते हैं, भाई इनका डंका बजता था। डंका बजता था इन द सेंस ये एक बैटल हुआ था 1857 में ही, फैज़ाबाद वाला जो रीजन है वहाँ पे, ठीक है। जो फैज़ाबाद वाला जो रीजन है वहीं पे ये पर्टिकुलर आपका रिवोल्ट हुआ था, या फिर बैटल हुआ था, बैटल ऑफ चिन्हट। यहाँ पे ब्रिटिश फोर्सेस को, ध्यान रखना, यहाँ पे ब्रिटिश फोर्सेस को लीड कर रहा था हेनरी लॉरेंस। कौन लीड कर रहा था? हेनरी लॉरेंस, ठीक है। और मेनली जो यहाँ पे फोर्सेस थी इंडियन रिबल फोर्सेस थी, जो यहाँ से दैट इज़ आपका जो फैज़ाबाद वाला इलाका है, यहाँ से मेनली तो मौलवी अहमदुल्ला थे जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था, और साथ ही साथ एक आदमी रिबल था बरकत अहमद, उसका नाम याद रखिएगा, इन्होंने हरा दिया था। बरकत अहमद भी थे, ठीक है, मेनली तो मिलिट्री लीडर, ये मौलवी थे जो ऑर्गेनाइज कर रहे थे। तो जहाँ से जाते थे वहाँ लोग ऑर्गेनाइज हो जाते थे इनके पीछे पीछे, तो इतना इनका पावर था, डंका बजता था। और लोगों ने ये तक अज्यूम कर लिया था कि ये अमर है, मतलब इनको ब्रिटिशर्स मार ही नहीं सकते हैं। तो मौलवी अहमदुल्ला जिनको डंका शाह के नाम से जानते हैं, उन्होंने फैज़ाबाद में लीड किया था और एक छोटा सा बैटल हुआ था, बैटल ऑफ चिन्हट। यहाँ पे ब्रिटिश फोर्सेस को डिफीट झेलनी पड़ी थी, बहुत तगड़ी डिफीट झेलनी पड़ी थी, जो ब्रिटिश फोर्सेस को लीड कर रहा था हेनरी लॉरेंस। बाद में हेनरी लॉरेंस जाता है, लखनऊ भेजा जाता है और लखनऊ में इसकी डेथ हो जाती है। तब हम देखते हैं सप्रेसर कौन था इस रिवोल्ट का, तो लखनऊ से कॉलिन कैम्पबेल, पहले भेजा जाता है हेनरी लॉरेंस को, हेनरी लॉरेंस थोड़ा बहुत करता भी है लेकिन उसकी डेथ हो जाती है। फिर कॉलिन कैम्पबेल जिसने कि कानपुर में इसको सप्रेस किया था, उसको भेजा जाता है फिर लखनऊ में। दिल्ली से जॉन निकोलसन, झांसी से ह्यू रोज। ये ध्यान रखना है आपको, ऐसे याद कर लो कि रोज दिया था क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई के बारे में ह्यू रोज ने बोला था कि शी वॉज दी ओनली फीमेल फाइटिंग अमंग दोज मेन, ठीक है, ठीक है। और इसीलिए आपने वो सुना भी होगा एक स्लोगन खूब
लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, है ना। किसने किसने ये लिरिक्स लिखी थी, ये भी पूछ सकता है आपसे आई थिंक। खूब लड़ी वो मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, ठीक है। तो ध्यान रखना, सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा था, जो ये 1930 में पब्लिश हुई थी जाके, ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो ह्यू रोज ने भी उनकी प्रशंसा करी थी। तो ऐसे याद कर लो कि रोज ने वहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई को रोज दिया, ठीक है। ऐसे कानपुर में घंटा करके एक रेलवे स्टेशन है, तो बेल घंटा ऐसे करके याद कर सकते हो, उसी ने लखनऊ से, और निकोलसन ने निकाल दिया दिल्ली से। ओके, इसके बाद क्या हुआ, आफ्टर मैथ क्या हुआ। आफ्टर मैथ ये हुआ कि एक तो पहली बात तो इसको पूरे को रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया गया 20 जून 1858 को फाइनली इन दी ग्वालियर। जो तांतिया टोपे थे, ठीक है, तांतिया टोपे, वो तांतिया टोपे पहले तो कानपुर में थे और उसके बाद ग्वालियर में गए थे ये रानी लक्ष्मीबाई के साथ। और ग्वालियर में ही आपको देखने को मिलेगी रानी लक्ष्मीबाई जी का जो टूम्ब है, बिकॉज इन्होंने फिर ग्वालियर से फाइनली ग्वालियर में जाकर इनकी डेथ होती है, किनकी, रानी लक्ष्मीबाई जी की। ओके, तो वहीं पे इनका टूम्ब बना हुआ है रानी लक्ष्मीबाई जी का, ग्वालियर में ही, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको, ऑलराइट। और साथ ही साथ जो बहादुर शाह हैं, बहादुर शाह जफ़र, ठीक है, या बहादुर शादी सेकंड, इनको डिपोर्ट कर दिया जाता है रंगून बर्मा में, ठीक है। जो रंगून में जेल होती है बर्मा, जो म्यांमार का पुराना नाम है, वहाँ पर इनको भेज दिया जाता है। फोटो भी होगी, अभी मैं आपको दिखाऊंगा उसकी, ठीक है, फोटो। तो इसका आफ्टर मैथ क्या होता है, तो पहली बात आफ्टर मैथ तो ये होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरीके से क्या कर दिया जाता है, अबॉलिश कर दिया जाता है। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को वापस बुला लिया जाता है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कि आप वापस आ जाओ, आप ढंग से वहाँ पे रूल नहीं कर पा रहे हो, ठीक। अब डायरेक्ट यहाँ पे क्राउन रूल होगा, यानी कि राजा या रानी के नाम पे रूल किया जाएगा ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। द ब्रिटिश सिग्निफिकेंटली रीस्ट्रक्चर्ड द इंडियन आर्मी एंड द प्रोपोर्शन ऑफ इंडियन सोल्जर्स वाज रिड्यूस्ड। यानी कि अब देख रहे हो कि सिपॉइज ने ही रिवोल्ट कर दिया। अब ऐसे केस में क्या ही करेंगे, किसके खिलाफ। अब खुद सोचो ना, ब्रिटिशर्स तो बहुत थोड़े से लोग हैं जो पूरे देश में रूल कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने सिपॉइज इंडिया से भर रखे हैं, उनका यूज़ करके उन्हीं पर रूल कर रहे हैं। आप खुद सोचो, ठीक है, सिपाही हैं ये, और सिपाहियों को एम्प्लॉयमेंट देके उन्हीं से उनके देश में रूल कर रहे हैं, है ना। वही तो है। अब सिपाही अगर विद्रोह में आ जाएंगे तो ब्रिटिशर्स को कौन बचाएगा फिर अगर सिपाही विद्रोह में आ जाएंगे तो, वैसे तो सिपाही बचाते हैं, लेकिन सिपाही विद्रोह में आ गए तो इसीलिए उन्होंने रिस्ट्रक्चर किया, एक पील कमीशन, पील आयोग का गठन किया, और उसने बोला कि इंडियन आर्मी में इंडियंस का जो नंबर है उसको कम कर दो, ब्रिटिशर्स का नंबर बढ़ा दो। तो ब्रिटिशर्स का नंबर यहाँ पे बढ़ाया गया और इंडियंस का नंबर कम किया गया, ठीक है। और जो गवर्नर जनरल अभी तक हुआ करता था उसको वॉइस रॉय की उपाधि दे दी गई। और पहला वॉइस रॉय कौन बना, कुछ नहीं, बस वो नाम चेंज किया गया, जैसे कि मनरेगा का नाम चेंज किया गया, क्या, जी राम जी, लेकिन है वही। तो उसी तरीके से तो गवर्नर जनरल जो है बस उसका नाम बदल के वॉइस रॉय हो गया। तो उस टाइम पे गवर्नर जनरल कैनिंग था, तो कैनिंग का नाम हो गया सिंपल वॉइस रॉय भी हो गया वो, ठीक है, उसका वॉइस रॉय हो गया। क्लियर है, ठीक है, ओके, ऑलराइट। देन अगर बात करेंगे फेल क्यों हो गया 1857 का रिवोल्ट, तो फेल इसलिए हो गया क्योंकि लिमिटेड टेरिटोरियल एंड सोशल बेस था। सारे लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, सिर्फ नॉर्थ इंडिया तक, साउथ इंडिया में तो गया ही नहीं था ये। आप देखो ना, कानपुर, झांसी, लखनऊ, दिल्ली, कहाँ है साउथ का, तो कोई है ही नहीं, ठीक है। कोऑर्डिनेशन की कमी थी, हर कोई अपने अपने कॉज के लिए लड़ रहा था, कोई एक सेंट्रल कॉज के लिए नहीं लड़ रहा था। लैक ऑफ पॉलिटिकल परसेप्टिव यहाँ पे नहीं था, देयर वॉज नो सेंट्रल कॉज, ठीक है। एक सेंट्रल कॉज की कमी थी कि क्यों लड़ रहे हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेशन की कमी थी और एक सेंट्रल लीडरशिप की भी कमी थी। कोऑर्डिनेशन ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ही नहीं था, थोड़ा बहुत था, लेकिन एक सेंट्रल कोऑर्डिनेशन नहीं था, बहुत प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं था, और एक सेंट्रल लीडरशिप आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। देन इस पर कुछ कमेंट्स भी अपन को देखने को मिलते हैं, जैसे कि वीडी सावरकर जी इसको बोलते हैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, इसको स्वतंत्रता का पहला युद्ध नाम देते हैं। और आरसी मजूमदार के अकॉर्डिंग ना तो ये पहला था ना तो नेशनल था, क्योंकि पूरे देश में तो ये गया नहीं है, और नहीं पहला था, बिकॉज इससे पहले भी इस तरीके के रिवोल्ट हो चुके हैं। तो आरसी मजूमदार का कहना है कि इट इज़ नीदर फर्स्ट नॉर नेशनल नॉर अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, और वीडी सावरकर का कहना था इट इज़ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। खैर, अब हम कुछ और रिवोल्ट देखते हैं जो कि हमें पता होने चाहिए। यहाँ तक किसी कोई डाउट तो नहीं है, होगा तो एक बार कंफर्म कर देगा अगर किसी कोई डाउट होगा तो। ओके, कॉलिन कैम्बेल नोट करना है, ठीक है, कॉलिन कैम्बेल
बाद में उसकी लॉरेंस की डेथ हो गई थी। महाल वाली ठीक से समझ नहीं आया। क्या उपासना सिंह मिक्स हो गया परमानेंट सेटलमेंट के साथ? नो, आप देखो ना, परमानेंट सेटलमेंट यहाँ पे आया है, महाल वाली यहाँ पे है, तो मिक्स कैसे हो सकता है? ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे था तो वो मिक्स हो गया। क्यों? इनको इंस्टाग्राम चलाना भी आता था। हाँ, चलो तो आगे बढ़ते हैं अभी। और कुछ और रिवोल्ट हैं, जैसे कि हमारा एक डेक्कन रिवोल्ट है जिसके बारे में थोड़ा आपको पता होना चाहिए 1875 में। एक तो दक्खन में हमें पता है कि रैयतवाड़ी आया, ठीक है, दक्खन में रैयतवाड़ी आता है, ठीक है। और रैयतवाड़ी किस तरीके से फेल होता है वो भी हमने देखा, किस तरीके से बहुत 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 ज़्यादा रेवेन्यू यहाँ पर वसूला जाने लगा। ओके, और क्या, वो भी मैं आपको बताता हूँ। हुआ क्या कि अमेरिका में उस टाइम पे, अमेरिका से ब्रिटेन जो था, ब्रिटेन वो बहुत ज़्यादा कॉटन क्या होता था, मंगाता था। लगभग अमेरिका 3/4 ऑफ जो कॉटन था उसकी सप्लाई किया करता था ब्रिटेन को। हो गया अमेरिका में सिविल वॉर। जब अमेरिका में सिविल वॉर हो गया तो 1861 के टाइम पे, 1861 के टाइम पे ब्रिटिशर्स ने फोर्स किया कि यहाँ पे, फोर्स किया या फिर ब्रिटिशर्स ने फोर्स तो नहीं, मेन तो यहाँ पे हुआ कि ब्रिटिशर्स जो है इंडिया में उनको लगा कि यहाँ पे अच्छे से कॉटन प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो जिसकी वजह से ध्यान रखना, एक कमीशन भी बनाया जाता है। उस कमीशन का नाम क्या था? उसका कमीशन का नाम था कॉटन सप्लाई एसोसिएशन, ठीक है। कॉटन सप्लाई एसोसिएशन बनता है कब? लगभग 1857 में जाके, जब वहाँ पे सिविल वॉर शुरू हो जाती है। क्या बनता है? कॉटन सप्लाई एसोसिएशन। ये एसोसिएशन इसलिए बनाया जाता है कि भाई हम किस तरीके से कॉटन की सप्लाई को सस्टेनेबल तरीके से रख सकते हैं ब्रिटेन में, अगर हम बात करें तो। इसी के चलते यहाँ पे क्या किया गया, इंडिया में कॉटन प्रोडक्शन को बढ़ाया गया। क्यों? क्योंकि कॉटन वहाँ पे सप्लाई जानी थी। इससे जो एक्सपोर्टर्स थे, जो एक्सपोर्ट मर्चेंट्स थे, उनको भी बढ़िया मुनाफा होने वाला था, क्योंकि अमेरिका में सिविल वॉर हो गया था। तो अब कहाँ से आएगा कॉटन? यहीं से आएगा कॉटन। तो उन्होंने क्या किया, जो एक्सपोर्ट मर्चेंट्स थे, उन्होंने जो शहरों में बैठे साहूकार हैं, पैसे उनको दिए। उन साहूकारों ने जो गांव में बैठे हुए मनी लेंडर हैं, जो पैसे देते थे किसानों को, उनको पैसे ट्रांसफ़र किए और किसानों ने क्या किया, खूब यहाँ पे कॉटन लगाना शुरू किया। कॉटन होता गया खूब, सब कुछ ठीक चल रहा था। उतना भी ठीक नहीं, क्योंकि मेनली तो एक्सपोर्ट मर्चेंट्स और अर्बन जो साहूकार हैं, थोड़ा बहुत जो मनी लेंडर हैं या फिर रिच पेजेंट, उनको बेनिफिट हो रहा था। मोस्टली को बेनिफिट इससे भी नहीं हो रहा था, ठीक है, क्योंकि उनको एकदम फिक्स, जैसे कि अगर आप देखोगे आज भी तो भले जो हमारे किसान हैं, किसी भी चीज़ के प्राइस बढ़ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन किसानों को उतना मुनाफा नहीं हो पाता है, क्योंकि जो बिचौलिया वगैरह होते हैं वो सब मलाई जो है खाते हैं, ठीक है। तो यही हुआ यहाँ पे। खैर जो भी है ठीक चल रहा था। 1862 तक, 1862 आते आते तक क्या हुआ, इंडिया 90% कॉटन सप्लाई करता था। ब्रिटेन की जो जितनी भी कॉटन नीड्स थी उसको 90% कॉटन देता था। मतलब ब्रिटेन का 90% कॉटन इंडिया से आने लगा। लेकिन हुआ क्या, धीरे धीरे अमेरिका में सिविल वॉर खत्म हो गया और फिर से चीज़ें नॉर्मल जैसे पहले थी वैसे हो गई। तो अब क्या हुआ, वो जो एक्सपोर्ट मर्चेंट उन्होंने पैसा देना बंद किया साहूकार को, उन्होंने रूरल मनी लेंडर को, और इस तरीके से जो पेजेंट थे, जो किसान थे, उनको भी नहीं मिला। अब वो तो कॉटन की खेती वहाँ पे कर रहे थे, उनको चाहिए था पैसा। पेजेंट ने क्या लिया, एक तो उनको पहली बात तो पैसा नहीं दिया जा रहा था सपोर्ट के लिए, और जो उन्होंने पैसा लिया भी था उसमें इतना ज़्यादा ब्याज पे ब्याज पे ब्याज बनाया जा रहा था रैयतवाड़ी के टाइम से ही, कि प्रिंसिपल अमाउंट तो भूल ही जाओ, वो ब्याज में ही दब जाता था आदमी, ठीक है। और ये लोग क्या करते थे, जानबूझ के जो ये मनी लेंडर्स थे उस ब्याज को और बढ़ा देते थे, ठीक है, क्योंकि जो बुक्स होती थी, अब पढ़े लिखे तो होते नहीं थे किसान, तो उनसे अंगूठा मरवा लिया उसमें, ठीक है, किसी भी चीज़ में, और कुछ भी डॉक्यूमेंट में लिख दिया कि इन पे इतना कर है। वो पढ़े लिखे तो होते नहीं थे, उनको अगर पैसा भी चाहिए होता था तो बेचारे मजबूरी में अंगूठा भी लगा देते थे। तो हुआ ये कि जो वहाँ के किसान थे वो उनसे चिढ़ जाते लैंडलॉर्ड से, और उनके जो घर हैं उन पे सीधे रेड मारना शुरू करते हैं। उनके जो पेपर वगैरह हैं, जो दस्तावेज हैं, उनको निकाल के उनको जलाना शुरू करते हैं, उनको फाड़ के सब फेंक देते हैं। तो इस तरीके से दक्कन रिवोल्ट की शुरुआत होती है 1875 में। फिर एक डेक्कन रिवोल्ट कमीशन भी बनाया जाता है ब्रिटिशर्स के द्वारा 1875 में। वो कमीशन का मेन पर्पस है ये देखना कि भाई क्यों रिवोल्ट हुआ यहाँ पे। तो ब्रिटिशर्स ने रिपोर्ट में भेजा कि भाई ये जो लोग डीड वगैरह होते हैं ना, ये जो डॉक्यूमेंट वगैरह होते हैं, इनमें हेरा फेरी कर रहे हैं मनी लेंडर्स, और क्या कर रहे हैं कि उनका जो ब्याज है जितना है उससे और बढ़ा के दिखाई दे रहे हैं उसमें, जिसकी वजह से वो ट्रैप में फंस जाता है जो किसान होता है। तो इस वजह से
ये सिस्टम, वैसे तो मेनली ब्रिटिशर्स का भी इसमें लेना देना था, लेकिन ब्रिटिशर्स ने पूरा किस पे डाल दिया, ये तो सब मनी लेंडर्स का करा धरा है, हमने तो कुछ नहीं किया, हमसे तो कोई खफा नहीं है। मेन तो इन लोगों ने, ये जो ज़मींदार हैं उन्होंने, जो मनी लेंडर हैं, ठीक है, उनका मेनली तो किया धरा है सब कुछ, ठीक है। इसी वजह से क्या किया गया, इस एक लिमिटेशन लॉ पास किया गया, और उस लिमिटेशन लॉ के तहत क्या किया गया, ठीक है, लिमिटेशन लॉ पास किया गया 1879 के टाइम पे ही, ठीक है। और इस लिमिटेशन लॉ के तहत क्या किया गया कि ये जो काइंड ऑफ बॉन्ड साइन हो रहा है, ठीक है, बिटवीन दी मनी लेंडर एंड द पेजेंट, ये सिर्फ 3 साल के लिए वैलिड होगा, ठीक है। इट वुड बी वैलिड फॉर 3 ईयर्स। आप अगर नोट्स बना रहे हैं तो आप उस हिसाब से लिखें, ठीक है। पूरा यहाँ पे अगर लिखवाऊंगा नहीं स्कूल की तरीके, और आपको नोट्स, अगर आप हैं बैच में तो आपको नोट्स में लिखा हुआ मिलेगा वो, ठीक है। तो लिमिटेशन लॉ ये पास किया गया जिससे बॉन्ड की जो वैलिडिटी है उसको कम करके 3 साल किया गया। तो डेक्कन ये रिवोल्ट कमीशन एक बनाया गया था, ये भी ध्यान रखना, 1875 में, जिसने 78 में अपनी रिपोर्ट सबमिट करी थी और बोला था कि मनी लेंडर्स ये जो बॉन्ड साइन कर रहे हैं उसको काइंड ऑफ मैनिपुलेट कर रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए। और फिर इसीलिए रामोसी पेजेंट फोर्स भी बनती है 1879 में, वासुदेव बलवंत फड़के बनाते हैं महाराष्ट्र वाले रीजन में, वही डेक्कन वाले रीजन में। एक पबना रिवोल्ट भी होता है, 1873 में होता है ये ईशान चंद्र रॉय स्टार्ट करते हैं, जिनको विद्रोही राजा है, रिबल किंग बोलते हैं। एक्चुअली पबना जो आज का बांग्लादेश है वहाँ पे पड़ता है, तब तो बंगाल वाले रीजन में ही आता था ये इंडिया के, तो बंगाल वाले रीजन में था, और ये भी रेवेन्यू को लेके ही था पबना रिवोल्ट भी, ठीक है। पबना 1873, ईशान चंद्र रॉय, जिनको विद्रोही राजा या रिबल किंग के नाम से जानते हैं, खत्म, ओके, ऑलराइट। और ध्यान रखना डेक्कन रिवोल्ट में वो जो मैंने आपको पीछे फेमाइन बताया था ना 1832 से 34 के बीच में आया था, डेक्कन के नहीं, ऑलमोस्ट जो महाराष्ट्र वाला रीजन है उसमें आधी जनता मर गई थी, और मतलब आप ये मान लो कि 1/3 कैटल खत्म हो गई थी। तो उसका भी बहुत बड़ा रोल था इस रिवोल्ट में, क्योंकि रैयतवाड़ी आया, फिर फेमाइन आ गया एंड एवरीथिंग, सब कुछ, ठीक है, ऑलराइट। तो जिसको भी रिकॉर्डिंग चाहिए लेक्चर्स की, रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिल जाएगा, क्विज मिल जाएगा, प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप का एक्सेस मिल जाएगा, एवरीथिंग इन दी बैच 4.0, जिसको आप ले सकते हैं फ्रॉम दी एप्लीकेशन। एंड इंग्लिश का भी है, बाकी आज तो मेंस का एग्ज़ाम ही है, देखते हैं कैसा क्या होता है। तो इंग्लिश बैच 2.0 है, एंड दोनों का ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, कॉम्बो है, आप यूज़ कर सकते हैं परमार 4.0 कूपन को। अभी हम क्वेश्चंस लगाते हैं, अब क्वेश्चन से मज़ा आएगा, बिल्कुल मज़ा तो आएगा, लेकिन पहले अंधेरा कायम रहे, अंधेरा कायम रहे। रुक जाओ, भी क्वेश्चंस खोल लेने दो थोड़ा। तुम कुछ दिख तो नहीं रहा तुम लोगों को? क्यों 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 कुछ दिख तो नहीं रहा? तुम लोगों को कुछ दिख तो नहीं रहा है? आज पता है क्या होगा? आज मम्मी ने आलू के पराठे बनाए। मम्मी ने बोला देखो ये नहीं, वो आलू का पहले वो बनाया जाता है, फिर मम्मी तुमको चिखाती होंगी कि थोड़ा चीख के देखो सब नमक वमक सही। तो मैंने बोला, तो मैं चीखा, मैं एकदम अपने ख्यालों में खोया हुआ था, डूबा हुआ था मैं। तो मैंने बोल दिया हाँ ठीक है ठीक है। फिर जब मैं खाने बैठा मैंने कहा मम्मी नमक कम है इसमें। मम्मी ने बोला चिखाया तो था। मम्मी से बोला कि मम्मी मैं तो सोया हुआ था उस टाइम पे, करो जल्दी से क्वेश्चन, खोया हुआ था, ठीक है। तो मम्मी ने क्या किया, नमक जो है मम्मी ने डाल दिए, कहती हैं अब तो चलो ठीक है बन गए। फिर बताया मम्मी से मैंने क्या बोला, मम्मी से मैंने बोला मम्मी सही है ठीक है नमक। जो मम्मी भड़की उसके बाद मेरे में, मैं खा के सीधा भाग के आया ऊपर। मैंने कहा भाई चलो परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है। तो एक कॉर्नवालिस लेके आया, रैयतवाड़ी मुनरो एंड रीड, महालवाड़ी होल्ट मैकेंजी, राइट। 1793, 1820 एंड 1822, ठीक है। ज़मींदारी सिस्टम डायरेक्टली पेजेंट से कलेक्ट किया जाता था, और महाल का मतलब होता है ग्रुप ऑफ विलेजेस, तो ग्रुप ऑफ विलेजेस से कलेक्ट किया जाता था महालवाड़ी। तो ऑप्शन नंबर डी 1, 2 एंड 3, ओके। कूका नहीं हुआ है क्या? एक सेकेंड, एक सेकेंड रुकना। कूका वाला नहीं था क्या इसमें? एक सेकंड में देख लेता हूँ। ओके कॉल था वो, ओके 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 ओके। तो यहाँ पे नोट कर लो कूका प्राइसिंग, ठीक है। कूका
कूका अपराइजिंग या कूका रिवोल्ट, इसी को हम नामधारी मूवमेंट भी बोलते हैं। इसको किसने लीड किया था? बाबा राम सिंह या सतगुरु राम सिंह, ठीक है, सतगुरु राम सिंह या बाबा राम सिंह ने, ठीक है। मेनली तो ये वैसे तो आपको पढ़ा था जब ये काइंड ऑफ सिख रिफॉर्म मूवमेंट में, लेकिन अभी यहीं पे आप देख लो, ठीक है। इसको फाइनली इट वाज सप्रेस्ड इन 1872। और ये हुआ क्यों था? ये सप्रेस कर दिया था ब्रिटिशर्स ने 1872 में, 1872 में, ठीक है। मेनली तो ये था कि जो सिख, ठीक है, धर्म है उसमें जो इंटरफेरेंस हो रही थी ब्रिटिशर्स के द्वारा, उसको हटाने के लिए और सिख प्योरिटी को वो करने के लिए इस पर्टिकुलर मूवमेंट को चलाया गया था, जो रिवोल्ट हुआ था आपका, ठीक है। कूका अपराइजिंग, बाबा राम सिंह या फिर ठीक है, बाबा राम सिंह या फिर मैंने आपको क्या बताया, सदगुरु राम सिंह, ठीक है। 1872 में इसको सप्रेस कर दिया गया था। शुरू कब हुआ था तो ऐसा कोई एक स्पेसिफिक डेट नहीं है, बस 19th सेंचुरी ध्यान रखना, यानी लगभग वही 1850 के आसपास की बात है जब ये कूका रिवोल्ट वगैरह कूका अपराइजिंग शुरू हुई थी। ओके, सप्रेस कब हुआ था? 1872 में जाके हुआ था, ठीक है। तो जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था सिख के अगेंस्ट, या फिर सिख धर्म में ये मीट, अल्कोहल, ये ड्रग्स वगैरह शुरू हो गया था, इन सब को हटाने के लिए और सिख धर्म को फिर से प्योरीफाई करने के लिए मूवमेंट हुई थी ये। ओके, चलो अब क्वेश्चन और अगला करते हैं। नॉट करेक्ट कौन सा, इसमें से कौन सा सही नहीं है? इन सदर्न एंड वेस्टर्न इंडिया रैयतवाड़ी सेटलमेंट वॉज अडॉप्टेड। सदर्न और वेस्टर्न में, वेस्टर्न यानी कि वही डेक्कन वाला जो रीजन है अपना, बिल्कुल बात सही है अगर हम देखें तो। रैयतवाड़ी was in principle a direct contract between the रैयत and the state. It means a tax contract valid for usually 30 साल के लिए. In principle it strengthened the former elite, the जमींदार्स and weakened the peasantry. तो ये वाला आपका सही होगा, ये गलत होगा, बिकॉज आंसर जमींदार नहीं थे उसमें सिर्फ रैयत के साथ डायरेक्ट सेटलमेंट हो रहा था, ना कि जमींदार के साथ सेटलमेंट हो रहा था। यहाँ पे 30 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता था यूजुअली, ये भी ध्यान रखना, ये सही है आपका, ठीक है। ऑलराइट, देन कंसिडर द फॉर। ओके, एक चीज़ हमारी यहाँ पे लिखी हुई थी जो मैंने आपको बताया था, अभी नहीं देखना है, बाद में देखना है। वो कहाँ गए वो इश्तिहार? ये बैटल ऑफ सराय घाट क्यों नहीं पढ़ाया? पहले पढ़ा चुका हूँ पिछले लेक्चर में, ठीक है, मुगल्स में पढ़ाया था मैंने आपको। ये कहाँ गया यार वो? हाँ, ये रहा इश्तिहार। इश्तिहार देखो, हमें ज़्यादा कुछ, हिंदी वालों को भी ध्यान रखिए, हाँ बिल्कुल ध्यान रखा जाएगा, ठीक है। तो हुआ क्या था कि ज़्यादा कुछ हमें 1857 के रिवोल्ट के बारे में जो पता चलता है वो ब्रिटिश हिस्टोरियन से ही पता चलता है। अगर हमें इंडियन जो टेक्स्ट हैं जहाँ से हमें सिपाही यानी सिपाहियों ने क्यों विद्रोह किया था उनकी और उनका मेन क्या डिमांड था, वो हमें पता चलता है दो सोर्सेज से। एक तो इश्तिहार जो कि पब्लिश किए गए थे, विच ग्लोरीफाइड द को एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़ अंडर द मुगल एम्पायर, कि भाई मुगल एम्पायर में किस तरीके से डिफरेंट कम्युनिटीज़ एक साथ अच्छे से रहती थी, उस चीज़ को ग्लोरीफाई किया गया था इन इश्तिहार के थ्रू, ठीक है। और एक मैनिफेस्टो आया था ड्यूरिंग द रेबेलियन, उस मैनिफेस्टो का नाम था आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन। क्या नाम था उसका? आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन। तो वहाँ से भी हमें पता चलता है कि हाँ, इंडियन जो सिपाही थे उनकी क्या डिमांड थी, ठीक है। इसको किसने वो किया था वो श्योर तो नहीं है, लेकिन माना जाता है कि जो बहादुर शाह जफ़र है उसका जो पोता है फिरोज शाह, उसने ये प्रोक्लेमेशन दिया था। लेकिन खैर शायद ही पूछिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है, बिलीव टू बी बाई फिरोज शाह, ऑथर इसके हैं। लेकिन ध्यान रखना, आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन है किससे संबंधित? जो 1857 की क्रांति है उससे संबंधित है। उसका एक मैनिफेस्टो है जो मोस्ट प्रोबेबली फिरोज शाह द्वारा दिया गया था, जो बहादुर शाह जफ़र का पोता था, ठीक है। ये चीज़ बस ध्यान रखिएगा, ओके। जहाँ पर अगेन वही हिंदू मुस्लिम यूनिटी के बारे में बताया गया था और किस तरीके से जमींदार ने एकदम गंद मचा के रखी थी ब्रिटिशर्स ने, वो सब यहाँ पे लिखा हुआ था। Who among the following British commanders suffered defeat in the Battle of Chinhut during the 1857 revolt? 1857 की क्रांति में किसने डिफीट फेस करी थी? हेनरी लॉरेंस ने, कैप्टन हेर्सी ने, फ्रैंकोइस सिस्टिन ने, या फिर चार्ल्स बॉल ने? तो इट वाज हेनरी लॉरेंस। ओके, ऑप्शन नंबर ए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द आर्म्स यूज्ड बाय द यूरोपियंस इन वॉरफेयर इन इंडिया। द फ्लिंट लॉक मस्कट्स वुड वर्क इवन इन वेट वेदर. The addition of bayonet made musket a more effective and dangerous weapon in close combat. The wrought iron cannon barrels were easy to move and maneuver.
अब यहाँ पे ना कोई बेसिक कॉमन सेंस की थोड़ी सी ज़रूरत है, आप कर ले जाओगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। बेसिक कॉमन सेंस आप खुद सोचो, जो पिटवा लोहा है पिटवा लोहा, ठीक है, पिटवा लोहा, उसका जो तोप है बैरल को लेके जाना इतना आसान होगा? लोहे को मूव करना, ठीक है, पिटवा लोहा को मूव करना आसान होगा? आराम से मैनूवर कहीं भी घुमा दो, कहीं भी यूज़ कर लो? नहीं भाई, गयो, ये तो गयो। द एडिशन ऑफ, यानी कि संगीन के जुड़ने से बंदूक निकट समाघात, क्लोज कम्बैट में अधिक प्रभावी और खतरनाक शस्त्र बन गया था। बिल्कुल, आप उसमें एक्स्ट्रा जोड़ दोगे तो और काइंड ऑफ, ठीक है, मोर इफेक्टिव और डेंजरस हो जाएगा क्लोज कम्बैट में। क्यों? क्योंकि जैसे उससे क्या ना कि जैसे मान लो कोई पास में आ गया, तुमने काउंटर स्ट्राइक खेला है, जब पास में आता तो क्या करते थे, बंदूक हटा के चाकू लेते थे, चाकू से जो घपक घपक चलता था लास्ट में, होता था कि नहीं? ऐसा होता था, होता था कि नहीं? जैसे मान लो कि वो एक वो होता था, एक सफ़ेदा टाइप बम होता था, है ना, वो क्या फॉग पूरा क्रिएट कर देता था, तो वो मार के और फिर चाकू निकाल के जो घप घप मारने मज़ा आता था। तो वही है, तो मतलब वो तो खैर अलग चीज़ हो गई कि चाकू मार रहा, वो क्या है कि बंदूक में ही लगा लिया, बंदूक में कोई पास में आ गया तो घपा घप चल रहा है अपना, ठीक है, मतलब घपा घप इन द सेंस कि उसको मारा जा रहा है, जैसे पीठ है मार दिया, पेट है मार दिया, इस तरीके से चल रहा है चाकू से, ठीक है, ध्यान रखना। द फ्लिंट लॉक मस्केट्स कुड वर्क इवन इन वेट वेदर, यस, ठीक है, वो वेट वेदर में भी काम कर सकते थे। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा, एक सेकेंड, फ्लिंट लॉक, यानी फ्लिंट लॉक वाली जो बंदूकें हैं ये गलत हो गया यार ये, ठीक है, वेट वेदर में काम नहीं कर सकती हैं वो। एक सेकेंड रुकना, ठीक है, वेट वेदर में वो काम नहीं कर सकती हैं। फ्लिंट लॉक वाली बंदूकें बरसाती मौसम में भी कार्य कर सकती हैं। ठीक है, तुम खुद सोचो, वेट वेदर में दिक्कत हो जाएगी वो इग्निशन वो करने में, ठीक है, इग्निशन फैसिलिटेट करने में। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर A1। रिवोल्ट ऑफ 1857 कंसिडर विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट। शाह मल मोबिलाइज द पीपल ऑफ बरौत परगना, याद है बरौत परगना, एकदम डिट्टो वही दिख रहा है, CDS 2 2025, ठीक है। शाह मल मोबिलाइज द पीपल ऑफ बरौत रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश एंड कैप्चर द बंगलो ऑफ एन इंग्लिशमैन एंड कन्वर्टेड इनटू अ हॉल ऑफ जस्टिस। यस, गोनू देख रहे हो बेटा तुम, डायरेक्ट क्वेश्चन बनना है। गोनू वॉज अ कोल लीडर ऑफ द सिंघभूम रीजन ऑफ छोटा नागपुर। डायरेक्ट क्वेश्चन बनना, डायरेक्ट, सीधा डायरेक्ट। इन द रिवोल्ट ऑफ 1857 द कोल ट्राइबल्स ऑफ छोटा नागपुर वर लेड बाई CISF में असिस्टेंट कमांडेंट बनिए गाइज, लेफ्टिनेंट के बाद सीधा असिस्टेंट कमांडेंट बनवा रहा हूँ गाइज। बिरजिस कादिर कौन था? ये जो नवाब था उसका बेटा था, शाह मल बरगना बरौत, ठीक है, परगना बरौत। मौलवी अहमदुल्ला शाह कहाँ से? फैजाबाद से, ओके, ऑलराइट। द डेक्कन राइट्स ऑफ 1875 वर पेजेंट रेबेलियन अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस, किसके अगेंस्ट में था ये? जमींदार, ब्रिटिश ऑफिशियल्स और पूना मनी लेंडर, शाहूकार एंड पैरल्स एंड विलेज जर्मन। जल्दी बताओ, गलत किया तुमने तो बता रहा हूँ। एक मखमली चप्पल पहन रखी मैंने, वही फेंक के मारूंगा मैं, ठीक है। मखमली चप्पल जो है ना काफ़ी गर्माती हैं, मज़ा आ जाता है एकदम। नहीं पहले तो मुझे अपने जो है ना एकदम कुर्सी में भी पालथी मार के बैठना पड़ता था। तो खैर आंसर क्या होगा? आंसर होगा यहाँ पर मनी लेंडर और शाहूकार, ठीक है, C। भाई इसमें तुम कैसे गलत कर रहे हो? जमीन दौर कैसे, बहुत मारेंगे भी, बहुत मार खाओगे भी, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर मेनली तो मनी लेंडर थे ना, यहाँ पे सब लिखे थे, पेजेंट और मनी लेंडर लिखा नहीं है, लेकिन बताया तो वही था ना कि मेन मनी लेंडर थे। एक तो एक्सपोर्ट मर्चेंट थे, फिर उन्होंने शाहूकार को दिया, साहूकार ने जो थे उन्होंने रूरल मनी लेंडर को दिया, फिर रूरल मनी लेंडर उसको अपने हिसाब से जो बॉन्ड एक साइन करवा लेता था, फिर बॉन्ड को अपने हिसाब से उसको मैनिपुलेट करता रहता था, ठीक है। नहीं प्रिंसेस era नहीं, थोड़ा सा सर्दियाँ चल रही तो फिर मम्मी लेके आई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सन्यासी एंड फकीर डिस्टर्बेंसेज आर करेक्ट? बिल्कुल। The Governor General Warren Hastings faced the persistent sannyasi and fakir disturbance in Bengal and Bihar. Yes, there were a number of Shaivite Naga sannyasis who formed into armed bands. इस तरीके क्वेश्चन, इस तरीके के स्टेटमेंट गलत नहीं होते हैं, ठीक है, शक नहीं करना है आपको अपने, ठीक है। दूसरा भी सही है यहाँ पे।
Majnu Shah, who led bands into Bengal from 1771 as their prominent leader. तो मजनू शाह थे, हमने देखा था, भवानी पाठक, मजनू शाह, देवी चौधरानी, सब लोग थे, तो तीनों सही होंगे। दामिनेको इज एसेंशियली एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स ऑफ इंडिया, तो किसके साथ एसोसिएटेड है? लुशाई, खासी, टोडा या संथाल? तो क्या आंसर होगा? संथाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो थर्ड क्वेश्चन छूट गया, थर्ड कौन सा छूट गया? अच्छा ओके, सॉरी, देखा नहीं मैंने। द जमींदार ट्रूप्स वर क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बंगाल कंट्री साइड एट द टाइम ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट। स्थायी बंदोबस्त के समय बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। जमींदारी ट्रूप्स वर डिस्बैंडेड within the villages. The power of jotedars was more effective than that of zamindar. East India Company made a rule that the property of women would not be taken over, and adhiyars were sharecroppers on the land owned by burgardars. बताइए। Yes, जमींदार ट्रूप्स को डिस्बैंड कर दिया गया था। विद इन द विलेजेस द पावर ऑफ जोटेदार वॉज मोर इफेक्टिव देन दैट ऑफ जमींदार। एंड जोतेदार कौन होता था? जोतेदार होता था जो रिच पेजेंट होता था, जो अमीर किसान होता था, उसकी पावर ज़्यादा थी। ठीक है, क्योंकि वो किसानों को, छोटे किसानों को पैसा वैसा भी दे दिया करता था, तो जोटेदार की पावर ज़्यादा थी उसके अंदर। ठीक है, विलेज के अंदर। अभी ज़मींदार तो बहुत सारे गांव का ज़मींदार है ना, वो पेजेंट तो उसी गांव का वो है, उसी गांव का है, तो उसकी इज्जत ज़्यादा करेंगे लोग। खुद सोचो, उसकी इज्जत ज़्यादा करेंगे लोग, क्योंकि वो पैसा वैसा दे देता है। ज़मींदार पैसा थोड़ी ना देता है उनको, काम तो कौन आता है? रिच पेजेंट आता है। ठीक है, दूसरा भी सही होगा। द ईस्ट इंडिया कंपनी मेड अ रूल दैट द प्रॉपर्टी ऑफ वुमेन वुड नॉट बी टेकन ओवर। ठीक है, ओके। अधियार्स वर शेयर क्रॉपर्स ऑन द लैंड ओनर्स ऑफ बरगरदार। शेयर क्रॉपर्स तो थे, ठीक है, वर्कड इन द लैंड ऑफ जोटेदार। अधियार कौन है? जो जोटेदार के उसमें काम करेंगे। जो अमीर किसान है, ठीक है, वो क्या करता था? वो दे देता था, ठीक है, अपनी ज़मीन को काइंड ऑफ बटाई पे, तो उनको बोला जाता था अधियार, शेयर क्रॉपर। यानी कि बटाई समझते हो ना? बटाई नहीं समझते हो? बटाई का मतलब है जैसे ज़मीन हमारी है, ठीक है, हल वाला बना तुम लेके आओगे, सब कुछ खेती वेती तुम करोगे उसमें, आधा अनाज हमको दे देना, आधा तुम लेके जाना, वो होती बटाई। ठीक है, तो 1 2 3। चलो अगला करो। 11th नंबर, तब तक पानी पी लेते हैं हम। कंसिडर द अंडर द रैयतवाड़ी सिस्टम, जो कॉर्नवालिस लाया था, और रेवेन्यू कलेक्शन, द पेजेंट्स वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम रेवेन्यू पेमेंट इन केस ऑफ बैड हार्वेस्ट और नेचुरल कैलेमिटीज। ऐसा कुछ था कि अगर बैड हार्वेस्ट हो गया, कुछ हो गया, तो तुम्हारा रेवेन्यू माफ़ कर देंगे। भाई माफ़ कर देते तो डेक्कन रिवोल्ट थोड़ी ना होता। गांव में होता है सर, हाँ, वहाँ थोड़ी ना होता। अंडर द परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल, इफ द जमींदार फेल टू पे हिज रेवेन्यूज टू द स्टेट ऑन फिक्स डेट, ही वुड बी रिमूव फ्रॉम दिस जमीन। यस, ऑक्शन कर दिया जाएगा उसका। देख रहे हो बेटा, आईएएस हेमलता, आईएएस खुशी पवार, आईएएस अल्फा सेंचुरी। बताओ कब भिजवा दे ज्वाइनिंग लेटर तुम लोगों का? नील दर्पण विच डील्स विद द कंडीशन ऑफ इंडिगो प्लांटर्स वाज रिटन बाय। नील दर्पण किसने लिखा था? क्यों नील दर्पण किसने लिखा था? अच्छा, बटाई को हमारे यहाँ अधिया कहते हैं। अच्छा ओके, हमारे यहाँ तो बटाई कहते हैं। माइकल मधुसूदन दत्ता, ओके, मनमुन दत्ता। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट द रुइन ऑफ रूरल आर्टिसंस एंड इंडस्ट्रीज इन इंडिया इन द 19th सेंचुरी। अब जैसे कि हम लोगों ने देखा, जो अवध में जो लोग नाचते गाचते होंगे, क्राफ्ट करते होंगे, उन सब को कोर्ट से हटा दिया गया था, तो वो भी एक दिक्कत थी उन लोगों के साथ। लेकिन खैर, फ्लडिंग ऑफ इंडियन मार्केट विद मशीन प्रोड्यूस्ड गुड ऑन अ मास स्केल, promotion of urban craftsmen, promotion of expensive silk, import of raw materials from Britain at high prices। इंडियन मार्केट में जो मशीन प्रोड्यूस्ड गुड्स हैं वो जब आए तो उन्होंने 19th सेंचुरी में रेड मार दी, मतलब एक तरीके से उनकी कीमत चली गई है जो हमारे वो थे। ठीक है, हाँ, ये जेम्स मिल ने नहीं लिखी थी किताब हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, याद करो, मैंने कई बार तुम्हें हिस्ट्री में बताया 1870 में, 1817 में, तो उसी के बारे में करो। ओके, सॉरी, ट्रांसलेशन नहीं पूछा उसमें, लिखा किसने उसने पूछा है।
दीनबंधु मित्रा, ठीक है, इन्होंने ट्रांसलेट किया है, ठीक है। सॉरी, चलो अगला क्वेश्चन करो। तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रपोजिशंस फ्रॉम द बुक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया बाय जेम्स मिल इज करेक्ट? द टैक्स पेबल बाय द जमींदार शुड नॉट बी मोर देन 30%. The rights of cultivators should be protected by the state. The state should remain as the landlord and that each peasant should hold land directly from the state. यानी कि जो स्टेट है वो लैंडलॉर्ड होना चाहिए, ठीक है, यानी कि जो सरकार है वो ज़मीन होल्ड करे। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कौन लेके आया था? हड़प नीति, वी नो, डलहौजी लेके आया था 1848 में। सतारा, देन संबलपुर, देन जैतपुर, देन झांसी, देन उदयपुर, देन झांसी, ठीक है। इस तरीके से याद है आपको, कॉन्कर किया गया था, राइट। ठीक है, याद रहेगा, ओके, ऑलराइट। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। गवर्नर जनरल डलहौजी ने किसके लिए बोला था? चेरी दैट विल ड्रॉप इनटू आवर माउथ वन डे, एक दिन ये चेरी हमारे मुंह में आगे टपक जाएगी। दिल्ली, अवध, झांसी, अवध, ग्वालियर, नर्सरी ऑफ बंगाल आर्मी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इश्तिहार इशूड ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1837 इज करेक्ट? इश्तिहार बताइए, इश्तिहार। They glorified the Muslim rule in India. They glorified the coexistence of different communities under the Mughal Empire. डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। डेक्कन रॉयट कमीशन आपको पता है बनता है 1878 में। द कमीशन डिड नॉट होल्ड इंक्वायरीज इन द डिस्ट्रिक्ट विच वर नॉट अफेक्टेड। द कमीशन डिड रिकॉर्ड द स्टेटमेंट ऑफ रैयत, साहूकार एंड आई विटनेसेस। बताइए कौन सा सही होगा यहाँ पे, जल्दी से बताइए। डेक्कन रॉयट कमीशन जो 1878 में बनता है, जो हम लोगों ने बोला था, तो बिल्कुल सबके रिकॉर्ड किए गए थे, चाहे रैयत हो, चाहे साहूकार हो, चाहे आई विटनेस हो, सबका रिकॉर्ड किया गया था। और वहाँ पे इंक्वायरी नहीं करी गई थी जो अफेक्टेड एरियाज नहीं थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, वॉज रिटन बाई महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, अमृता प्रीतम या बालमानी अम्मा। किसके द्वारा ये पर्टिकुलर लाइन लिखी गई थी? अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, दिस वॉज रिटन बाई सुभद्रा कुमारी चौहान जी। ऑप्शन नंबर बी 1930 में लिखी गया था, 1930 में। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अब आ जाओ बेटा, बेसिक से इनको निपटा दो जल्दी से। सर हिस्ट्री के बाद कौन सब्जेक्ट होगा? हिस्ट्री के बाद बेटा इकोनॉमिक्स होगा। इकोनॉमिक्स में ऐसे मज़े दिलाएंगे ना तुमको, तुम बोलोगे सर जी एक के बाद हम सोचते हैं इसमें ज़्यादा मज़ा आया था, लेकिन तुम अगले वाले में और ज़्यादा मज़ा दिला देते हो। ये तुम्हारे मुँह से निकलवा देंगे तुमको, ठीक है। लेकिन हाँ, कहीं कहीं पे तो कॉम्प्लेक्स भी होगी, ये भी मैं बता दूँ तुम्हें, ठीक है। चलो, हु लेड द अपराइजिंग ऑफ 1857 अगेंस्ट द ब्रिटिश फ्रॉम लखनऊ? तो लखनऊ से बेगम हजरत महल, नाना साहब फ्रॉम कानपुर, तांतिया टोपे ने भी पहले इनिशियली कानपुर, देन ग्वालियर, और कुंवर सिंह लैंडलॉर्ड थे बिहार से। अभी हटाओ, इसको नहीं पढ़ा हम लोगों ने। आइडेंटिफाई द ट्राइबल लीडर हु लेड द कोल रिवोल्ट इन छोटा नागपुर, सीजल 2025 अगेंस्ट ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन। बुद्धो भगत मोबिलाइज द ट्राइबल पेजेंट्री इन छोटा नागपुर ड्यूरिंग द कोल अपराइजिंग, ठीक है। पीर अली खान वॉज अ प्रोमिनेंट फिगर इन द 1857 का रिवोल्ट टू ऑर्गेनाइज रिबल्स एंड चैलेंज ब्रिटिश रूल इन विच मेजर सिटी ऑफ बिहार? तो कहाँ पर अगर बात करेंगे, पीर अली खान ने इसको लीड किया था। भागलपुर, गया, मुजफ्फरपुर या फिर पटना? तो पीर अली खान ध्यान रखना है, ही लेड इन दी पटना वाला रीजन, ऑप्शन नंबर डी। हु अमंग द फॉलोइंग was executed after firing at his regiment sergeant major before the outbreak of revolt of 1857? किसको फांसी दे दी गई थी जिन्होंने अपने ऑफिसर पे फायर कर दिया था इसकी वजह से? तो ये थे हमारे मंगल पांडे जी, जो कि 34th नेटिव इन्फेंट्री थी बंगाल की, वहाँ से बिलोंग करते थे ये। वो अमंग दी फॉलोइंग वॉज द लीडर ऑफ द 1857 रिवोल्ट एट दिल्ली? तो 1857 को जो 1857 का विद्रोह था उसका नेता कौन था दिल्ली से? तो इट वॉज क्या बोल रहा हूँ मैं, इट वॉज बहादुर शाह दी सेकेंड, ठीक है, बहादुर शाह दी सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन करिए। द रेबेलियंस ब्रोक आउट एट EPFM में क्वेश्चन पूछा गया। द रेबेलियंस दैट ब्रोक आउट एट रेगुलर इंटरवल्स अगेंस्ट द ब्रिटिश अथॉरिटीज इन द हिल रीजन ऑफ विशाखापट्टनम, पॉपुलरली नोन एज गूडेम एरिया, वर ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस? तो किस वजह से थे, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए करिए। तो द फ्यूडल एफिनिटीज ऑफ मुत्तादर्स विद द भूपति फैमिली ऑफ गोलकोंडा जमींदार, प्लेसिंग द एक्स जमींदारी फैमिली ऑन द सीट ऑफ गोलकोंडा, ब्रिटिश अथॉरिटीज रिफ्यूजल टू ग्रांट
एनुअल मेंटेनेंस फॉर द भूपति फैमिली। नाउ दिस इज नॉट एन ईजी क्वेश्चन, काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन है ये, ठीक है। आंसर यहाँ पे देखो पहला वाला तो सही होगा, ठीक है। द फ्यूडल एफिनिटीज ऑफ द मुत्तादर जो होते थे विद द भूपति फैमिली ऑफ द गोलकोंडा जमींदार, ये सही होगा आपका। ब्रिटिश अथॉरिटीज रिफ्यूजल टू ग्रांट एनुअल मेंटेनेंस फॉर द भूपति फैमिली, क्योंकि भूपति फैमिली को इन लोगों ने मना कर दिया था हम नहीं दे पाएंगे, और अगर ये दोनों सही हो गए तो इसको गलत होना ही पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनको आपको ऑर्डर में लगाना, ये भी ईपीएफओ में पूछा गया सवाल है, आप आसानी से लगा सकते हैं, लगाइए। कुछ तो यहाँ पर अभी हमने पढ़े नहीं है, ठीक है, आगे देखेंगे आगे, ठीक है। चलो, तो डेक्कन रिवोल्ट 1875 में हमने देखा है, संथाल 1855 में हमने देखा है, होरंपा हो 1922 में हुआ था ये, ठीक है। तो ये लीड किया था किसने? सीताराम राजू ने, जो आंध्र प्रदेश वाला रीजन है वहाँ पे, ठीक है। कहाँ पे? आंध्रा में। तो यानी कि पहला आएगा, ठीक है, सॉरी दूसरा आएगा, देन पहला आएगा, देन चौथा आएगा। 214 एक ही में, ठीक है, 214 हो जाएगा। खेरवाड़ की अगर बात करेंगे, जो खेरवाड़ रेबिलियन या फिर खेरवाड़ जो मूवमेंट है, ये हुआ था आपका 1860 के टाइम पे, यानी 2 देन 3 देन 1 देन 4, ओके। वेल्लोर म्यूटिनी, डेथ ऑफ नाना, ये तो हम कह चुके ना पहले, क्यों? वी हैव डन दिस, है ना। तो नाना फडणवीस की डेथ कब होती है? 1800 में। जो 12 भाई काउंसिल याद करो, जो सवाई माधव राव को जो बनाया गया था, ठीक है, इन्हीं के द्वारा बनाया गया था, अगर आपको याद हो तो, ठीक है, ओके। एंड 1800 में रिकॉल ऑफ वेलेस्ली, एंग्लो नेपालीज वॉर 1860 में हुआ था आपका ये, एंड वेल्लोर म्यूटिनी, ठीक है, तो ये 1816 के टाइम पे हुआ था, 1816 में, ठीक है, जब आपकी ट्रीटी ऑफ कौन सी साइन हुई थी? सगौली, ठीक है, ये हुआ था। अगर वेल्लोर म्यूटिनी की अगर बात करेंगे तो 1806 के टाइम की बात है ये, ठीक है, 1806 टाइम की बात है ये। और वेलेस्ली को रिकॉल किया गया था 1805 के टाइम पे। तो 2 3 1 4 ऑप्शन नंबर ए यूपीपीसी से क्वेश्चन था, ये भी यूपीपीसी से क्वेश्चन है। पैका, बरेली रिवोल्ट, मालाबार रिवोल्ट, सिलहट रिवोल्ट, करिए। चलिए, तो यहाँ पे अगर बात करेंगे, पैका रिवोल्ट बख्शी जगबंधु विद्याधर, ठीक है, उड़ीसा में 1817 में। देन मालाबार रिवोल्ट अगर आपको याद हो तो ये हमारा मालाबार वाला जो रीजन हुआ तो वहाँ पे हुआ था। बात अगर करेंगे सिलहट की, तो सिलहट में तो मेनली कौन थे? मुफ्ती मोहम्मद अयवाज, सैयद मोहम्मद करके थे, मुफ्ती मोहम्मद अयवाज। तो इसका हो जाएगा, नहीं एक सेकेंड, तो इसका तो 4 होगा शुरू का, ठीक है, पहले वाले का 4 होगा, तो आई थिंक वैसे ही सॉल्व हो गया ये, तो पहले का 4 से वैसे ही सॉल्व हो गया ये, तो ठीक है, ओके, ठीक है, ये पूरा नाम यहाँ पे लिखा है, इसको डालो, ठीक है। तो सिलहट रिवोल्ट की अगर बात करेंगे तो राधाराम, ओके। देन अगर बात करेंगे बरेली रिवोल्ट तो इट वाज मुफ्ती मोहम्मद अयवाज, और मालाबार की अगर बात करेंगे इट वाज लेड बाई एडिचेना कुंगन, ठीक है। तो पैका रिवोल्ट सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए, ठीक है, तो ध्यान रखना जगबंधु विद्याधर, उससे अगर आपको पता है तो उससे क्वेश्चन हो जाएगा आपका, ओके। देन अगला है हु इंट्रोड्यूस रैयतवाड़ी सिस्टम इन इंडिया, सिलेक्शन फेज में पूछा गया है। रैयतवाड़ी वी नो कि रैयतवाड़ी मुनरो एंड रीड। कॉर्नवालिस लेके आया था परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है, एंड होल्ट मैकेंजी लेके आया था, एंड विलियम बेंटिक कौन सा? महालवाड़ी। हु वॉज द ब्रिटिश गवर्नर जनरल ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857 के टाइम पे ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था आपका कैनिंग। रिपन तो अभी तक आया नहीं था, रिपन तो 1880s के टाइम पे आएगा, 1882 के टाइम पे, ठीक है। बिल्कुल रेलेवेंट रहेगा इकोनॉमिक्स से क्लास। ही रेलेवेंट का मतलब क्या होता है भाई? है रेलेवेंट रहेगा क्या? हमें नहीं पता रेलेवेंट रहेगा कि नहीं रहेगा, ठीक है, अपना पेपर देख लेना। बाकी तो रेलेवेंट नहीं रहेगा तो और कहाँ से इकोनॉमिक्स पूछेगा वो? है इकोनॉमिक्स चेंज हो जाएगी क्या सब इंस्पेक्टर यूपीएसआई वाले एग्जाम में? क्यों? तुम खुद सोचो, क्या पूरा सिलेबस इकोनॉमिक्स का ही चेंज हो जाएगा क्या? और इकोनॉमिक्स जो स्टार्ट होगी वो हिस्ट्री के बाद होगी, यानी कि अगले वीक से। जहेर थान प्लेज अ सेंट्रल रोल इन दी सैक्रिफिशियल रिचुअल्स ऑफ
Eroxim. Zahir Than is a sacred grove believed to be inhabited by spirit including Zaherera and the Lady of Sacred Grove. ठीक है, दोनों ही सही है. ठीक है, थोड़ा सा अजीब व गरीब टाइप के क्वेश्चन है. ठीक है, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. जहर थान क्या है, एक तरीके की जहाँ पे लोग पूजा वूजा करते हैं, वो है जगह जहर थान. ठीक है, जो मेनली संथाल हो गए, है ना, भूमिज हो गए, पहाड़िया जो ट्राइब जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, उनकी वर्शिप की जगह है. वो सब पूजा करते थे, यहाँ पे पूजा करते थे जहर थान की. ठीक है, चलो अगला है ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1887 रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, लेड रेबेलियन फ्रॉम झांसी. व्हाट वाज द नेम ऑफ द लेजेंड हु स्पीयरहेडेड द मुंडा रेबेलियन. मुंडा रेबेलियन किसने स्पीयरहेड किया था, तो इट वाज भगवान बिरसा मुंडा 1899 में. फिर 1900 में इनको फांसी में वो कर दिया गया था, लटका दिया गया था. मुंडा उलगुलन अपराइजिंग 1890s में, अगेन बिरसा मुंडा. चलो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्राइबल रिवोल्ट लेड बाय द लीडर बिरसा फ्रॉम रांची. वही बार बार क्वेश्चन आ रहा है, एनटीपीसी में आप देख रहे हो. ठीक है, which policy was adopted by the British in post 1857 revolt India due to distrust of Hindu Muslim unity. Subsidiary alliance, forward policy, doctrine of lapse या फिर divide and rule. Subsidiary alliance आपका आया था 1798 के टाइम पे. फॉरवर्ड पॉलिसी ऑकलैंड ने यूज़ करी थी, अगर आपको याद हो. वो मतलब फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर जिसकी वजह से हुआ था. डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पोस्ट 1857 नहीं है, प्री 1857 1848 में था. डिवाइड एंड रूल नीति लगाया था कि भाई दोनों को, इन लोगों को एक मत होने दो, बांट के रखो. colonial policies led to the commercialization of agriculture. Which of the following crops was encouraged for export during the British rule? किसको मेनली उगाने को बोला जाता था सो दैट कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकें. तो वी नो कि इट वॉज नील, दैट इज इंडिगो. हु वॉज डिक्लेयर्ड द एम्पर ऑफ इंडिया बाई द रिवोल्टिंग सीपॉइज ड्यूरिंग द 1857 के रिवोल्ट में. 1857 के विद्रोह के दौरान सिपाहियों द्वारा भारत के सम्राट किसे घोषित किया गया था? बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह दी सेकेंड. संथाल रिवोल्ट ऑफ 1855-56 वॉज अगेंस्ट विच ग्रुप्स. तो संथाल किसके अगेंस्ट में था? ये जमींदार और मनी लेंडर खिलाफ था, है ना. 5 क्वेश्चन और करते हैं क्योंकि सब रिपीट ही हो रहे हैं. हु इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट इन ब्रिटिश इंडिया. परमानेंट सेटलमेंट कौन लेके आया था? कॉर्नवालिस. डलहौजी. डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लेके आया था वेलेजली. सब्सिडी अलायंस लेके आया था, ठीक है, थॉमस मुनरो एंड रीड. ये क्या लेके आए थे? ये आपके लेके आए थे रैयतवाड़ी. ध्यान रखना हेक्टर मुनरो अलग है. हेक्टर मुनरो ने ब्रिटिश फोर्सेस को लीड किया था 1764 के बैटल ऑफ बक्सर में. ये हम कब की बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं 1820 की, ठीक है. द ब्रदर सिद्धू एंड कन्हू वर द लीडर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइबल अपराइजिंग. तो सिद्धू मुर्मू और कन्हू मुर्मू क्या लीड किए थे? ये लीड किए थे आपकी संथाल रेबिलियन को. कोल को कौन लीड किया था? बुद्धो भगत लीड किए थे, ठीक है. दिस फ्रीडम फाइटर प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ एज द पेशवा ड्यूरिंग द 1857 का रिवोल्ट. अब किसने खुद को पेशवा डिक्लेयर किया होगा? खुद ही सोच सकते हो. किसके पापा पहले पेशवा रह चुके थे? नाना साहेब के, ठीक है, बाजीराव दी सेकेंड. नॉट अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम नहीं था? इंडियन सोल्जर्स की जो स्ट्रेंथ है आर्मी में कम कर दी गई थी, बिल्कुल कम कर दी गई थी आफ्टर द पील कमीशन के रिकमेंडेशन के द्वारा. द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज गिवन द टाइटल ऑफ वाइसरॉय. यस, कैनिंग बना था. पॉलिसीज दैट फेवर्ड जमींदार एंड लैंड लॉर्ड्स वर स्ट्रक डाउन. ओके. लैंड्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मुस्लिम्स वर कन्फिस्केटेड, ठीक है, कन्फिस्केटेड. मुसलमानों की ज़मीन और संपत्ति को सामूहिक रूप से जब्त कर लिया गया था. ये सब कुछ नहीं हुआ था, ठीक है. ज़मींदारों की पॉलिसीज़ को जो फेवर कर रही थी उनको कर दिया गया था क्योंकि लोग ज़मींदारों से भी काफ़ी खफा थे, काफ़ी नाराज़ थे, ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द बिगेस्ट आर्म्ड रेजिस्टेंस टू कॉलोनिज्म इन 19th सेंचुरी इन इंडिया. तो क्या था? 19th सेंचुरी की बात कर रहा. 19th सेंचुरी का मतलब 1800 से लेकर 1900 के बीच में. क्विट इंडिया मूवमेंट 20th सेंचुरी में हुआ था, 1942 में. फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर क्या था भाई? वो तो ठीक है 19th सेंचुरी में हुआ था, लेकिन बिगेस्ट आर्म रेजिस्टेंस नहीं था ये, ठीक है. क्या होगा? सीपॉय म्यूटिनी, सिपाही विद्रोह, जो 1857 रिवोल्ट को कहा जाता है, ठीक है. ये भी कोई इंडिया में नहीं, 1764 में हुआ था. और ये तो 19th सेंचुरी में भी नहीं हुआ था, 18th सेंचुरी में हुआ था, ठीक है. बाकी क्या क्वेश्चन आप खुद करेंगे. ये कर लो. विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज एन अपराइजिंग लेड बाई ट्रेडिशनल लैंडेड मिलिशिया, ठीक है, फुट सोल्जर्स इन ओडिशा. तो ये कौन सा था? फरेजी. फरेजी तो हमने पिछले लेक्चर में देखा था 1818 में. हादी सरियतुल्ला. वहाबी किसने लीड किया था? जरा याद करो. सहारनपुर में. अहोम भी नहीं होगा. ऑप्शन डी पैका. 1817 में. बख्शी जगबंधु विद्याधर, ठीक है.
ये करना जरा, ये वाला क्वेश्चन करो जरा, इसको क्वेश्चन के आंसर सीट डाल दीजिए। किसमें अजीब अजीब क्वेश्चन पूछता है। चलो, तो चुआर अपराइजिंग हुई थी बंगाल वाले रीजन में 1766 के टाइम पे और चलती है 1834 तक। ठीक है, चुआर किनको कंसिडर किया गया था? जो द फॉलोइंग ट्राइबल कमिटीज वाज प्राइमरीली इन्वॉल्वड इन द चुआर रेबेलियन। तो भूमजी, खासी, भील या कोल, कौन सी इसमें इन्वॉल्व थी अगर हम बात करेंगे? बताइए जल्दी से। तो चुआर थे कौन? तो चुआर उनको रेफर किया जाता था जो एकदम लो कास्ट से बिलोंग करते थे, एकदम निचले स्तर से बिलोंग करते थे बंगाल में, उनको लैंड लॉर्ड रेफर करते थे। भूमजी, ठीक है, भूमजी ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 1857 का रिवोल्ट का लीडर संबलपुर से कौन था? संबलपुर जो आपका उड़ीसा में पड़ता है, वहाँ से अलूरी सीताराम राजू। तो रंपा रेबेलियन में थे आंध्रा से। ठीक है, बुद्धो भगत तो नहीं होंगे। ठीक है, कोल म्यूटिनी में थे ये होंगे आपके वीर सुरेंद्र साई, वीर सुरेंद्र साई। ओके, पीर अली खान was executed during the 1857 revolt. He was a British informant who switched sides during the uprising. पीर अली खान को एग्जीक्यूट कर दिया गया था 1857 क्रांति में और इन्होंने स्विच करी थी साइड। बिल्कुल नहीं, पीर अली खान अगर आपको याद हो पटना से थे ये, और इन्होंने स्विच कुछ नहीं करी थी साइड, ध्यान रखना। ओके, ये सही था। इनफैक्ट इनको जब ब्रिटिशर्स ने ऑफर किया था कि अपने साथियों के बारे में बता दो कहाँ कहाँ छुपे हो, तो उन्होंने मना कर दिया था कि बेटा बताएंगे नहीं, मारना हो तो मार दो लेकिन बताएंगे तो नहीं। तो ये लॉयलिस्ट थे। ठीक है, इन्होंने धोखा नहीं दिया था। चलो, ये वाला क्वेश्चन जरा करना भीमा नायक के बारे में। तो भीम नायक, अ प्रोमिनेंट ट्राइबल लीडर ड्यूरिंग द 1857 का रिवोल्ट, इज नोन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रीब्यूशंस? भीमा नायक, लीडिंग ट्राइबल अपराइजिंग इन द सतपुरा रीजन ऑफ MP, negotiating a peace treaty between British authorities and rebel leader in central India, serving as a close aide to Rani Lakshmi Bai, establishing a provisional government in Jhansi during the rebellion. तो आंसर क्या होगा? लीडिंग ट्राइबल अपराइजिंग। ठीक है, लीडिंग ट्राइबल अपराइजिंग इन दी सतपुरा रीजन ऑफ MP में। ठीक है, 1857 रिवोल्ट के टाइम पे भीमा नायक ने वहां से लीड किया था। ओके, चलिए खत्म हो गया है। ये वाला जरा करना, NTPC में पूछा गया, नॉट करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू द नाइकड़ा। ठीक है, तो जो नाइकड़ा है उनके बारे में कौन सा सही नहीं है यहाँ पे? नाइकड़ा ऑफ संखेड़ा टुक आर्म्स अंडर बोथ द लीडर्स रूपा नायक एंड के नायक। रिवोल्ट टुक प्लेस अराउंड छोटाउदेपुर डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात। दे रिजॉर्टेड टू गुरिल्ला टैक्टिक्स, हैरेसिंग द ब्रिटिश ट्रूप्स एंड अटैकिंग द ब्रिटिश थाना जो थे। द लीडर रूपा सरेंडर्ड बिफोर द ब्रिटिश इन 1860। नॉट करेक्ट है, आपसे पूछ रहा है। तो कोई सरेंडर नहीं हुआ था, ध्यान रखना, रूपा की तरफ से, जो नाइकडाज अपराइजिंग है संखेड़ा में 1858 में। ये करना जरा, हु लेड दी तमाल ट्राइबल रिवोल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश इन इंडिया? तमार, नॉट तमाल, तमार। तो ये लीड किया था 1780s की टाइम की बात है ये। ठीक है, 1780s के टाइम की बात है, लगभग 1782। सिद्धू और कन्हू मुर्मू आप एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, संथाल को जिन्होंने लीड किया था। ओके, भोलानाथ सहाय आंसर होगा इसका। ठीक है, भोलानाथ सहाय जिन्होंने मेन जो आज का झारखंड वाला रीजन है वहाँ पे। What was the ultimate promise made by Bhagirath Maji to the Santals if they followed his teachings? क्या प्रॉमिस किया गया था अगर उनकी टीचिंग्स को फॉलो किया गया? संताल, लैंड रिस्टोरेशन, डिवाइन प्रोटेक्शन, एक्सेस टू मॉडर्न एजुकेशन, कंप्लीट इंडिपेंडेंस या रिस्टोरेशन ऑफ ट्राइबल किंगडम्स। तो क्या किया गया होगा? खुद ही सोचो, संथालों को क्या चाहिए? उनका ट्राइबल किंगडम, आदिवासी जो राज्य है उनको फिर से वो वापस चाहिए। मेन तो वही होगा। ठीक है, बाकी तो आप खुद से करेंगे, कुछ आपके लिए होमवर्क के तौर पे भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको PDF मिल जाएगी जो बैच है उसके अंदर, और जिन लोगों को बैच में एनरोल करना है आप एनरोल कर सकते हैं फ्रॉम दी एप्लीकेशन एंड वेबसाइट। ऑलराइट, फैटमैन को बाइलिंगुअल कर दीजिए। भाई बाइलिंगुअल ही है, इंग्लिश हिंदी दोनों में आती है। BPSC ADO के लिए भी चलिए, थैंक यू एवरीवन। मिलते हैं कल अगले लेक्चर के साथ, एंड जिसको बैच में एनरोल करना है कर सकता है। थैंक यू।